जय हिंद प्यारे बच्चों। हमारा आपके लिए लाया एक नया टॉपिक। चैप्टर का नाम है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके अंदर आज हम एक टॉपिक उठा रहे हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, आप देखिए जरा, इसे बेटा डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं और इसे हम डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। तो दो नई चीज हमें यहाँ सामने आई। एक तो आई डीएनए प्रोफाइलिंग और दूसरी चीज निकल के आई बेटा सामने हमारे डीएनए टाइपिंग। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पे। देखें, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग। देखें, इसमें जो तरीका हमारा रहेगा वो एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ये हमारा क्या बनाता है, प्रोफाइल बनाता है। ये बताता है कि दूसरे से हम कैसे अलग हैं। तो इसी चैप्टर में हम आज इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके सामने इलेबोरेट तरीके से। तो डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग ये दोनों किसके नाम है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ही नाम है। ठीक है, तो रिलैक्स होकर के इस टॉपिक को पढ़ते हैं, आगे एंजॉय करते हैं। देखें, आप एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है क्या, एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। ये देखिए, इसे हाईलाइट कर रखा है 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज द सेम। यानी भैया सीधी सीधी बात है कि अगर हम 99.9% क्या है, अगर सेम है तो फिर हम डिफरेंट कितने हुए? तो जवाब है हम 0.1% हुए एक दूसरे से डिफरेंट। यानी एक ह्यूमन, ठीक है, दूसरे ह्यूमन के साथ कितनी समानता शो करेगा? तो वो जवाब है 99.9%। तो फिर बोला डिसिमिलर कितना हुआ, असमानता कितनी है? तो वो सिर्फ है 0.1%, एक दूसरे के साथ डिफरेंस। तो तुम्हें क्या लगेगा, या ये डेटा तो बड़ा छोटा है 0.1% और इंसान बिल्कुल बदल जा रहा है ना, बिल्कुल वो अलग है हम अलग हैं, कैसे? तो आप जरा समझें इस बात को, ये 0.1 बहुत छोटा डेटा नहीं है, ये बहुत बड़ा डेटा है। अब ध्यान दें कि अगर इस 0.1% को अगर हम ध्यान रखें तो ये निकल के कितना आ रहा है। देखें, यहां से ये निकल के आता है 3 × 10⁻6 बेस पेयर। बोलो ये आया कहां से डेटा? तो आइए दिखाते हैं। देखें जरा, हमारे पास जो 100% है वो कितना है भाई? तो यार वो है 3 × 10⁻9 बेस पेयर। याद होगा, ये तो पहले ही पढ़ चुके होंगे हम लोग, है ना, 3 × 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, दूसरी चीज कि कह रहा है कि अब 0.1% अगर निकालें इसका तो 0.1 × 3 × 10⁻9/100। अच्छा, इस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻−2 लिख सकते हैं, सॉरी 10⁻2 लिख सकते हैं, यहां से बिल्कुल लिख सकते हैं मैथमेटिकली। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हुआ, 0.1 3 × 10⁻, कितना हो गया, ये 9 में से 2 कम हो गया, कितना बचा, 0.1 3 × 10⁻7। और इसको भी लेके जाओगे तो ये 0 और खत्म होगा, तो 3 × 10⁻6 बेस पेयर फाइनल आंसर आया कि हम एक दूसरे के साथ कितना, 3 × 10⁻6 बेस पेयर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है ना। और ये डेटा छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डेटा है। तो जो 0.1 था, तो सोचिए इतना बड़ा डेटा निकल के सामने आया। फिर आगे समझे जरा, कह रहा है यहां से कि एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज, ठीक है, हमारे पास जीनोम में कितना है, 3 × 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, फिर इन हाउ मेनी बेसिस सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंसेस, वो निकल के आ गया 3 × 10⁻6 बेस पेयर। ओके, इट इज दीज डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक, देखो कह रहा है ये जो डिफरेंस है वो क्या करता है कि एवरी इंडिविजुअल को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। फिनोटिपिक अपीयरेंस का मतलब क्या है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, किसी के बाल कर्ली हैं, किसी के बाल क्या है, स्ट्रेट हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है। इवन भाई बहनों में भी देखें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण भैया ये है रीजन 3 × 10⁻6 बेस पेयर। ये जो डिफरेंसेस है ना, इसी की वजह से हमें एक दूसरे में जो डिफरेंस दिखाई देते हैं उसकी असली वजह यही है। ठीक है,
मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया, तो फिर आगे आगे बढ़ते हैं। आए जरा देखें। समझ रहा, कह रहा है इफ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल, ठीक है, चलिए हमें अगर दो लोगों के बीच में क्या निकालना है भाई, जेनेटिक डिफरेंस निकालना है, वही जीन के लेवल पे डिफरेंसेस जो भी हम देख रहे थे, ठीक है, और एमंग इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, या जो पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं उनके बीच अगर हम डिफरेंस निकालें। पहली बात कह रहा है कि दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस निकालें, चलिए ठीक है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि जो पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं उनके बीच में क्या निकालें, हम डिफरेंस निकालें, ठीक है। कह रहा है कि सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम, हाँ, कह रहा है कि अगर मान लें आप जीन सीक्वेंसिंग करना चाहें तो देखें सीक्वेंसिंग आप करिएगा मत, क्योंकि एक बहुत लंबा डेटा है ये। अब एक बहुत लंबा डेटा है तो ये बड़ा टाइम भी लेगा और पैसा भी बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, डीएनए एवरी टाइम वुड बी, क्या लिखा है, अ डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क, दोनों चीजें हैं, खर्चा भी बहुत है और बड़ा टेढ़ा काम है। तो फिर कह रहा है कि हम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सीक्वेंसिंग करने में ये जो डेटा है ना हमारा, ये भी छोटा मोटा डेटा नहीं है बेस पेयर का, ये भी बहुत बड़ा डेटा है। तो कहा फिर क्या करें, तो हमें तलाशना ये पड़ेगा कि हम एक दूसरे से जो डिफरेंस आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, किस लोकेशन पे आ रहे हैं। जैसे मान लें कि हम दो लोग हैं और दोनों लोग देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर मान लें हम दोनों लोगों में डिफरेंसेस सिर्फ एक जगह पे आ रहा है, तो क्या हम बाकी के बारे में सोचेंगे या सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे जहां पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लें कि मैं हूं और एक मेरा भाई है, बिल्कुल मेरी तरह है, और वो हमारे उसके में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, हेयर पे आ रहा है, मेरा हेयर स्ट्रेट है, उसका कर्ली हेयर आ रहा है, ठीक है। अब ये डिफरेंस दिखा तो जाहिर सी बात है हम पहले किस पे, हमारा टास्क किस चीज पे होना चाहिए कि भाई चलो पहले बाल के बारे में पता कर लें, क्योंकि ये दोनों में क्या है, क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कह रहा है कि आप जो अगर सीक्वेंसिंग करेंगे, है ना, तो सीक्वेंसिंग में तो बहुत लंबा मामला है, एक टेढ़ा काम भी है, डॉन्टिंग टास्क, और साथ ही साथ क्या ये एक्सपेंसिव बहुत है भाई, क्योंकि बहुत पैसे इस पे खर्च होंगे, है ना। वो सीधे सीधे कहावत अपने यहाँ कहते हैं ना कि भैया जितने की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा मसाला लग गया, है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, करने तो तुम जा रहे हो और इसको लेके चलोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि आसान भी हो और ज्यादा इसमें पैसे भी खर्च ना हो। आइए देखें जरा आगे, कह रहा इमेजिन ट्राई टू कंपेयर टू सेट्स, लो आप 3 × 10 की पावर 6 बेसिस, ठीक है, पेयर्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक, ये लो वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर हम करते हैं तो ये बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें देगा, तुरंत वाला रिस्पांस मिलेगा, तुरंत हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सीक्वेंसिंग से भी कर सकते हैं लेकिन ये बड़ा लंबा मामला है, तो सीक्वेंसिंग हम प्रिफर नहीं करेंगे, हम प्रिफर क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो भी कारण क्यों, क्योंकि हम इससे जल्दी से क्या कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ में दो लोगों के बीच में डिफरेंस ला सकते हैं। आइए साहब, कह रहा है इमेजिन ट्राइंग, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। तो वो तरीका क्या है दो लोगों में कंपैरिजन करने का, तो कहा भैया वो तरीका उसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बोले ऐसा क्यों करते हैं, तो बोला ये वेरी क्विक वे है, बहुत तेजी के साथ में डिफरेंसेस निकाल सकते हैं दो लोगों के बीच में, क्या करके, उसके डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करा करके, डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करा करके दो लोगों के बीच में हम बहुत तेजी के साथ में क्या है, डिफरेंसेस निकाल सकते हैं दो इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस में है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, क्या चेक करते हुए, डीएनए सीक्वेंस को चेक करते हुए उनके डिफरेंस निकालते हैं। और ये बहुत क्या है, आसानी से, कम पैसे में और तेजी से होने वाला क्या है, एक प्रोसेस है, इसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखें जरा, फिर कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस, कहां, देखो हमें, हम कहते हैं कि जहां पे हम सिमिलर है वो नहीं पता करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि जहां हम डिसिमिलर हैं, क्योंकि वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। हम 99 जगहों पे एक दूसरे से सेम है
और सिर्फ एक जगह पे अलग हैं, तो जिस जहां अलग हैं उसकी बात कर लें, क्योंकि क्या है, बाकी तो हम एक जैसे सेम ही हैं, तो जो अलग होगा वहां आसान होगा हमारे लिए बात करना। कह रहा इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। अब देखिए ये पहला टर्म आया है भाई, रिपीटेटिव डीएनए। देखिए जरा ये है क्या रिपीटेटिव डीएनए। आप देखें रिपीट्स, इसमें नाम आ रहा है रिपीट। होता क्या है हमारे जीनोम में, है ना, हमारे जीनोम में, हमारे डीएनए में ज्यादा अच्छी खासी जगहों पे हमें क्या मिलता है देखने को, कि हमारा जो ये जो बेस पेयर लगा ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 80 80 80 कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं पे GC 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 रिपीट हो रहा है, या कहीं पे 80 GC रिपीट हो रहा है, और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अच्छा आगे सुने जरा, कह रहा है कि बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस आर स्मॉल, देखें आगे आगे ना, क्या कि स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, डीएनए का कोई एक छोटा सा जो है स्ट्रेच वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या है, रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो रिपीटेटिव डीएनए क्या है, कह रहा है ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो बार बार रिपीट होता रहता है। कहीं ATGC आ रहा है लगातार, है ना, कहीं पे GC आ रहा है, या कहीं पे AT आ रहा है। इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं कई बार में। आगे देखें जरा, कह रहा है कि दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। तो कह रहा है इस रिपीटेटिव डीएनए को हम कैसे अलग करें, जो हमारा मेन जीनोमिक डीएनए है, जिसे हम बल्क जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं ना। इस बल्क जीनोमिक डीएनए का दूसरा नाम क्या है, इसे हम लोग बेटा कहते हैं मेन जीनोमिक डीएनए कहते हैं। इसको हम लोग मेन जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। मेन जीनोमिक डीएनए लिखा है ना, बल्क जीनोमिक डीएनए, ठीक है। एज डिफरेंट पीक्स, अच्छा, ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी एक हम प्रोसेस करने जाएंगे जिसका नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहेंगे भैया इसको, हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जस्ट समझे एक्चुअल में क्या है, पूरा नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ रहे हैं क्या है, कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी अब जो बात चलेगी वो इसी पे चलेगी, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जरा, होता क्या है कि जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगेशन यहां करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन पूरा नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। होता क्या है कि हमको यहां पे दो तरह की पीक्स दिखाई देती है बेटा। कितनी तरह की, तो जवाब है यहां हमें दो तरह की पीक्स दिखाई देती है। तो थोड़ा सा हम ग्राफिकल में जाएं फॉर्म में, तो देखें आप समझे जरा। तो यहां हमें पीक्स दिखाई देती है, ऐसे देखो जरा, ऐसी पीक, ठीक है। तो ये वाली देखिए जरा कैसी पीक है, तो ये वाली बेटा लार्जर पीक है, और भैया ये वाली क्या है, स्मॉलर पीक। सुनिए ध्यान से, एक लार्जर पीक है और दूसरी क्या है, स्मॉलर पीक है, समझे। तो ये जो लार्जर पीक है ना, ये किसके लिए आई है, तो ये आई है मेन जीनोमिक डीएनए के लिए। किसके लिए आई है, तो ये हमें मिलती है मेन जीनोमिक डीएनए, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए कहते हैं। दूसरी जो स्मॉलर पीक हमें मिलती है वो किसके लिए आती है,
तो ये एक्चुअल में हमें मिलती है रिपीटेटिव डीएनए के लिए। रिपीटेटिव डीएनए के लिए, ठीक है ना, या इसी को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए के लिए। सुनिए जरा, ये जो मेन हमारा है जीनोमिक डीएनए, जब हम इसको चेक करते हैं तो ये हमें मिलता है जीसी रिच, ग्वानिन और साइटोसिन, ये मिलता है जीसी रिच। और जब इसको हम देखते हैं ना तो ये मिलता है एटी रिच, बोले तो एडेनिन और थाइमिन रिच। कैसा? तो बोला एटी रिच और जीसी रिच। आइए साहब जरा इसको हम टेस्ट ट्यूब के फॉर्म में देखें जरा, कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। आइए देखें जरा, तो ये हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमको यहां पे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक हमें दिखाई दे रहा है यहां, ये ठीक है। अब इसमें कौन क्या है जरा इसकी बात करें तो देखें, ये जो नीचे वाला है ये मेन जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। और ये वाला जो आता है ना ये सैटेलाइट डीएनए है, ये सैटेलाइट डीएनए है। ध्यान सुनिएगा, नीचे वाला मेन जीनोमिक डीएनए है और ऊपर वाला सैटेलाइट डीएनए है। अभी आप पढ़ ही चुके थे मेन जीनोमिक डीएनए क्या है, ये भी जीसी रिच है, एनसीईआरटी ने इसको लिखा है भी आगे। और ये क्या है भाई, ये है एटी रिच है, ठीक है। अब सुनिए, जो नीचे होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है ना वो होती है ज्यादा। और इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, तो इसकी डेंसिटी होती है लेस, इसकी डेंसिटी होती है लेस। अच्छा और सुने जरा, अभी आप बात कर ही रहे थे ना, ये जो मेन जीनोमिक डीएनए है, सुनो, है ना, ये 99.9% वाला है, तो ये क्या है, सिमिलर इन डिफरेंट इंडिविजुअल, सिमिलर इन डिफरेंट इंडिविजुअल। जबकि इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, सिमिलर नहीं है, ये क्या है, डिसिमिलर इन डिफरेंट इंडिविजुअल। समझिएगा जरा, ये अलग है, डिसिमिलर इन डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब एक ही स्पीसीज की अगर दो लोग हैं तो उनमें ये सिमिलर है, और एक ही स्पीसीज के अगर दो लोग हैं तो उनमें क्या है, ये डिसिमिलर है। अभी आपसे शुरू में ही बात हुई थी, हम बात किस पे करेंगे, जो सिमिलरिटी शो कर रहा है या जो डिसिमिलरिटी शो कर रहा है। तो शुरू में बात हो चुकी ना कि हम बात उसकी करेंगे जो डिसिमिलरिटी शो कर रहा है, यानी हमारा पूरा दिमाग कहां है, इस वाले पोर्शन पे, पूरा हमारा फोकस रहेगा इस वाले फोकस पे। कि चलिए जरा, सैटेलाइट डीएनए यानी कि रिपीटेटिव डीएनए या रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं, तो मुझे लग रहा है ये आपको क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसमें हमें वहां दो तरह की पीक्स दिखाई देती है। ये पीक्स क्या होती है, एक बड़ी पीक दिखाई देती है जिसे हम मेन जीनोमिक डीएनए या बल्क जीनोमिक डीएनए कहते हैं, जो जीसी रिच होती है और ये सिमिलर होती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। दूसरी स्मॉलर पीक्स दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए की पीक कहते हैं, छोटी होती है साइज में, ये एटी रिच होती है और ये डिसिमिलर होती है, यानी डिफरेंट होती है डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर में। जब इसको हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं, इसका डेंसिटी ग्रेडियंट चेक करते हैं, तो जो नीचे बॉटम पे हम पे मिलता है वो मेन जीनोमिक डीएनए मिल रहा है जो जीसी रिच है ना, इसकी डेंसिटी भैया ज्यादा होगी। ऊपर वाला क्या है, ये सैटेलाइट डीएनए है, ये एटी रिच है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है। यहां तक तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। अब हमारा फोकस पूरा किस पे है भाई, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए के ऊपर, यानी कि सैटेलाइट डीएनए के ऊपर। चले आगे, आइए जरा।
देखें यहां टर्म लिख रहे हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस की हम बात करेंगे आपसे। देखें ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना भैया, ये एक्चुअल में क्या है, ये कोडिंग नहीं है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये नॉन कोडिंग है। आपको याद है एक्सान और इंट्रॉन पढ़ा था कभी आपने, एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बन रहा था तो आपने इंट्रॉन्स को क्या कर दिया था, प्रोसेसिंग के जरिए हटा दिया था। याद है इंट्रॉन्स कोडिंग थे या नॉन कोडिंग थे, तो आपने जवाब दिया था कि नॉन कोडिंग थे। ये कोई कोड वोड में भैया मदद नहीं करते, है ना, इससे कुछ बनता बनता है नहीं, लेकिन हमारे पास पड़े हुए हैं। या इनको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, जंक डीएनए भी बोल देते हैं, क्योंकि किसी काम के हैं नहीं। लेकिन जो काम का नहीं होता वो भी बड़ा काम हो, जैसे घर में कबाड़ा निकलता है ना, पुराने वो पेपर रद्दी वद्दी, तो क्या बोलते हैं, काम के नहीं है, लेकिन वो भी बड़े काम के हैं। क्यों, जब बिकते हैं तो पैसा लेके जाते हैं, है ना। और छोटे बच्चे जो होते हैं जो बेचते हैं उनको पैसा मिलता है, बड़ा खुश होते हैं, चॉकलेट खा के आते हैं। तो ऐसे ये भी हमारे पास क्या है, कुछ कोड तो नहीं करेगा लेकिन हमारी पहचान बनाता है। कैसे बनाता है, आइए जरा समझते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, समझे आप जरा यहां से, तो इसको अगर देखें आप, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस ये कैसे है बेटा, तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। कैसे है बेटा, तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, या रिपीटेटिव डीएनए है जो वो नॉन रिपीटेटिव है। देखें जरा इसको, ये दो तरीके से हो सकते हैं। देखिए जरा, ये दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लें, आप समझे जरा, ऐसे लिखा है ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, इस तरीके से। और एक आप ये भी देखें, जैसे यहां लिखा है ए टी जी सी, फिर ए सी जी, ए फिर ए टी जी सी, फिर ए सी, ए टी, ठीक है, फिर ए टी जी सी, इस तरीके से। तो आप जरा एक चीज चेक करें जरा, यहां पे देखिए रिपीटिशन तो भैया यहां भी दिख रहा है हमें, ये देखो ए टी जी सी, फिर यहां पे ये देखें आप, ये ए टी जी सी। और रिपीटिशन आप यहां भी चेक करें जरा, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ये क्या है, यहां रिपीटिशन क्या है, लगातार बना हुआ है, और यहां लगातार बना नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या है, यहां पे रिपीटिशन जो है, यहां पे टैंडम रिपीट है। ठीक है, टैंडम रिपीट है। और जब यहां हम देखते हैं तो यहां पे जो रिपीट है वो क्या है, इंटर स्प्रेस्ड है, लगातार नहीं है, रुक रुक के आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो फोकस करना है इस टैंडम रिपीट पे करना है, हमारा जो फोकस है इस टैंडम रिपीट पे है। ठीक है ना, तो ये जहां पे टैंडम रिपीट होता है बार बार किसी सीक्वेंस का, एटीजीसी एटीजीसी, एटी 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 एटी, जीसी 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 जीसी, या एजी एजी, कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है बिना रुकावट के, वो हमारे से हमें क्या करना है, उस पर पूरा दिमाग लगाना है। इसे हम टैंडम रिपीट कहते हैं साहब। सुनिए सब, इस टैंडम रिपीट को जरा और देखें आप गौर से थोड़ा। ये जो टैंडम रिपीट है, यही एक्चुअल में, इसी को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। इसी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए जहां पे रिपीट क्या है, टैंडम है, यानी लगातार रिपीटिशन आएगा बिना रुकावट के, लगातार आएगा। हाँ, दूसरी जगहों पे क्या होता है, इंटर स्प्रेस्ड भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जहां पे लगातार रिपीटिशन आ रहा है। देखें जरा, ये सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए क्या है, तो देखो भाई, सैटेलाइट डीएनए ना, ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट, और दूसरे को हम कहते हैं बेटा माइक्रो सैटेलाइट। एक को हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट, और दूसरे को बेटा बोलते हैं हम लोग माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। अब ये है क्या, मिनी और माइक्रो, देखिए जरा, ये जो मिनी सैटेलाइट है,
ये एक्चुअल में रिपीटिशन यहाँ पे क्या है 10 से लेकर के 60 बेस पेयर का ये रिपीटिशन हो सकता है। कितना? मिनी सैटेलाइट में रिपीटिशन देखते हैं जो एटीटी या जीसीजीसी जो भी रिपीट कर रही है, ये 11 से लेकर के 60 बेस पेयर तक का रिपीटिशन हो सकता है। ठीक है। जब माइक्रो सैटेलाइट की बात करते हैं तो यहां हमको मिलता है 1 से लेके 6 बेस पेयर का रिपीटिशन हमें देखने को यहां मिलता है। ठीक है। तो एक तो डिफरेंस हो गया, ये 10 से 60 बेस पेयर का है और ये 1 से 6 बेस पेयर का देखने को हमें मिल रहा है। आइए साहब आगे बात करें जरा। तो जब हम आगे बात करते हैं तो हमें यहां एक चीज और दिख रही है। तो यहां पे तो रिपीटिशन बड़ा छोटा है, तो इसे हम कहते हैं भैया STR कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? STR। STR बोले तो शॉर्ट टैंडम रिपीट। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट कहते हैं। बोले ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं बेटा VNTR कहते हैं। क्या बोलते हैं? VNTR। बोले क्या मतलब है इसका? तो दिस इज नोन एज वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये क्या है? दिस इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। और जो बेटा पूरा खेल चलेगा ना, इसी VNTR पे चलेगा। जब पूरा खेल चलेगा इसी VNTR पे। कारण क्या है? ये जेनेटिकली है ना इनहेरिट करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन है। क्या ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे ये जेनेटिकली इनहेरिटेबल है। ये जेनेटिकली क्या होते हैं बेटा? इनहेरिटेबल होते हैं। ये जेनेटिकली इनहेरिटेबल हैं, यानी कि माँ बाप से उसके बच्चों में जाएंगे। ठीक है ना? माँ बाप से ये आगे जाते रहते हैं। जैसे मुझे कहाँ से मिला होगा? तो मुझे मुझे मेरे मदर फादर से मिला होगा, और जो मेरी जनरेशन आएगी उसे VNTR मैं ट्रांसफर करूंगा और आगे वो VNTR ट्रांसफर करता जाएगा। ठीक है ना? जैसे वसीयत नहीं होती है कि दादा परदादा की कोई जमीन थी, वो हमारे फादर को मिली, फिर वो जमीन हमें मिलेगी, वो ट्रांसफर होती जाती है। तो बस समझो बस ऐसे ही है, कुछ वसीयत है जो चलती चली जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की आपसे क्या, कुछ बेसिक बातें कि रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है। हमने कहा ये रिपीटेटिव सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा है। बोले नॉन कोडिंग क्यों कहा भैया इससे कुछ बनता उनता है नहीं। लेकिन बनता नहीं है तो बेकार है फिर? नहीं, बेकार चीज भी बड़े काम की होती है। वो कबाड़े वाली बात तुमको समझाई थी, ये भी बड़े काम की है। ये हमारा क्या है? ये हमारी पहचान बना रहा है, ये हमारी प्रोफाइलिंग करा रहा है। देखें जरा। ठीक है। क्योंकि ये जहां जहां होगा, मैं अगर दो लोगों में वेरी कराऊं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस जैसा मेरा है वैसा दूसरे का नहीं होगा, इसमें डिससिमिलरिटी देखने को मिलेगी। और इसी कारण से हम इसे क्या कर रहे थे, DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ रहे हैं। समझे साहब? एक तो टैंडम रिपीट होगा, दूसरा इंटरस्पेस्ड होगा। ये जो टैंडम रिपीट है वो क्या, देखो ATGC बार बार हो रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है लगातार। लेकिन यहाँ गैपिंग है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। हमारा फोकस इस टैंडम रिपीट पे है। इस टैंडम रिपीट को हमने कहा कि इसी टैंडम रिपीट को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट DNA कहते हैं। सैटेलाइट में मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है। 10 से 60 बेस पेयर और ये 1 से 6 बेस पेयर का होता है। बोलिए जो 10 से 60 बेस पेयर का होता है इसे हम VNTR कहते हैं। इनकी लेंथ आगे पीछे हो सकती है, ये एवरेज वैल्यू लिखी हुई है। इनकी भी लेंथ आगे पीछे हो सकती है, एवरेज वैल्यू लिखी है। इसे VNTR या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहते हैं। और क्योंकि जेनेटिकली इनहेरिटेबल होता है इसलिए हमारे बड़े काम का है ये STR क्या है? ये शॉर्ट टैंडम के जो है रिपीट कहलाता है। अब जरा एक बात समझिएगा इस सैटेलाइट DNA पे। सैटेलाइट DNA मिलता कहाँ है? तो सैटेलाइट DNA मिलता कहां है? तो देखें ये क्रोमोसोम पे बेटा 2 जगह होता है। ये मैं बना रहा हूं क्रोमोसोम कोई। ठीक है ना? इस क्रोमोसोम की जरा तुम्हें 2 लोकेशन दिखाता हूं मैं, समझिएगा। एक तो इसे क्या कहते थे? इसे हम कहते थे टीलोमियर, और इसे हम क्या कहते थे? सेंट्रोमियर कहते थे। क्या बोलते थे बेटा? टीलोमियर कहते थे और दूसरे को हम कहते थे सेंट्रोमियर। इस टीलोमियर और सेंट्रोमियर पे हमें देखने को मिलते हैं कौन? ये सैटेलाइट DNA, है ना? तो सवाल आया कि सैटेलाइट DNA कहाँ होता है? तो सैटेलाइट DNA प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर और टीलोमियर पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा? ये सैटेलाइट DNA प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है बेटे? ये जो सैटेलाइट DNA हमारा है ना, यहाँ पे सैटेलाइट DNA क्या होता है? प्रेजेंट होता है।
तो इतनी बात समझ में आई कि सैटेलाइट डीएनए क्या है। तो बोला सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए है जो टीलोमियर और सेंट्रोमियर पे पाया जाता है और इस पे टैंडम रिपीट बार बार हमें देखने को मिलते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, मिनी और माइक्रो, ठीक है ना। इसके बारे में ये बात हो गई और उधर वाली बात होगी इधर, ठीक है। अब वापस हम चलते हैं कहाँ, फिर से एनसीईआरटी पे। मैं हट जा रहा हूँ, अगर कोई चीज देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हो गया था, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। हाँ, ये देखिए सब कुछ हम देख चुके हैं अभी तक, जितना हमने पढ़ना था ना बेटा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आइए जरा इसको देखते जरा, एनसीईआरटी में क्या क्या ये चीज लिखी हुई है। चलिए साहब, कह रहा है द बल्क डीएनए फ्रॉम अ मेजर पीक। देखो, द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक। आगे कि बल्क डीएनए क्या बना रहा है भैया, तो ये कह रहा है मेजर पीक बना रहा है, ठीक है। एंड द अदर स्मॉलर पीक, देखो छोटी वाली पीक कौन बना रहा भाई, तो वो कह रहा है वो सैटेलाइट डीएनए बना रहा, वही रिपीटेटिव डीएनए बना रहा। चलिए साहब, ये भी बात हो गई। आओ, कह रहा डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन। अभी देखा आपने एटी रिच या जीसी रिच, देखा था कि जो मेन जीनोमिक डीएनए था वो कैसा था भैया, तो वो जीसी रिच था। बोले सैटेलाइट डीएनए कैसा था, तो वो जवाब आया था वो क्या कहते हैं डीएनए, वो एटी रिच आ रहा था। आइए साहब देखिए जरा, तो डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन एटी रिच और जीसी रिच, ठीक है। देखो एटी रिच और जीसी रिच, ठीक है। अच्छा, अगर हम सैटेलाइट में देखें तो एटी रिच कौन था, तो सैटेलाइट में एटी रिच होता है माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट होता है एटी रिच, ओके। और भैया इनकी बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होते हैं किसके लिए, मिनी सैटेलाइट के लिए। मिनी सैटेलाइट हमारा कैसा होता है भाई, तो वो जीसी रिच होता है। दूसरा, लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ कितनी थी, तो जाहिर सी बात है जनरली मिनी सैटेलाइट की लेंथ ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, माइक्रो सैटेलाइट की तुलना में ना। तो यहां हम देखेंगे कि मिनी सैटेलाइट जनरली ज्यादा होता है लंबा, है ना। सॉरी, यहां से लिखता है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट का सेट लिख दिया, आप समझ जाइएगा, माइक्रो सेट से ज्यादा है, ठीक है। तीसरी बात क्या कह रहा है बेटा, कह रहा एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट कितनी है, तो आपने ये भी अभी चेक कर लिया ना। क्या चेक किया आपने, रिपीटेटिव यूनिट को लेकर के दिमाग में, तो कहा कि भाई ऐसा है कि अगर मान ले 1 से 6 बेस पेयर का है और दूसरा वाला भैया वो करीब करीब कितना था, 10 से लेके 60 बेस पेयर का था ना। तो ये किसके लिए था बेटा, दिस इज मिनी, मिनी या माइक्रो, या माइक्रो के लिए था, और ये वाला मिनी के लिए था, यानी मिनी सैटेलाइट, ठीक है। आइए साहब, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मिनी कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी है भैया, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, ये देखो ये तो हम पढ़ ही चुके थे, है ना। दूसरा बेटे मिनी सैटेलाइट, ये देखो अभी पढ़ा हमने। कह रहा दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली, अब ये तो पहले कह रहे थे यार क्या है ये रिपीटेटिव डीएनए, है ना। सैटेलाइट डीएनए क्या है, ये टाइप है मिनी इसका रिपीटेटिव डीएनए का, इससे कुछ होना होना है नहीं, लेकिन हाँ ये एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में और हमारी जेनेटिक प्रोफाइलिंग कराने में मदद कर रहा है। तो हम कह रहे हैं ना दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली, देखो इसको हाईलाइट कर रखा है, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, कोई भी इनसे प्रोटीन नहीं बननी है, बट क्या, दे फॉर्म अ लार्जर पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, कराए कि ये हमारे जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। वही जो पिछला रहे थोड़ी देर पहले जंक डीएनए बोल रहे थे ना, है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ह्यूमन जीनोम में बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। आगे कि चल के हमारी पहचान भी बनाते हैं और भी कई चीज़ों में हमारी मदद करते हैं, पता चलता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, ट्रेस करने में पता चलता है, ठीक है ना। तो अभी बात करेंगे आपसे, तो चलिए ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बेटा, कह रहा है दीज सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देखें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है,
मार्फा मतलब स्ट्रक्चर, पॉली मतलब कई सारे। जब एक ही चीज के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, याद है लाइसोसोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लाइसोसोम हम बोल रहे थे कि एक ही लाइसोसोम के कई सारे फॉर्म थे लेकिन अलग अलग। ऐसे ही क्या है यहाँ पे कि हमने कहा ना कि एटीजीसी रिपीट हुआ। अब जैसे एटीजीसी रिपीट हुआ, उसके बाद कहीं पे ये 10 बार लगातार रिपीट है, एटीजीसी एटीजीसी एटीजी 10 बार, ठीक है। फिर आगे चल करके एटीजीसी एटीजीसी 50 बार रिपीट है, कहीं 30 बार रिपीट है, कहीं 20 बार रिपीट है। तो एक ही इंसान में एक ही सीक्वेंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है, तो यानी फॉर्म उसका बदल रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीमार्फिज्म कहते हैं। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉलीमार्फिज्म है ये बेस है किसका भैया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। वजह कहाँ है समझिए जरा। कह रहा कि जिस ह्यूमन जीनोम में अगर देखें कि जिस जगह मेरे जिस लोकेशन पे मेरे एटीजीसी 10 बार रिपीट कर रहा होगा, तो मान लो भैया बार यहाँ बैठा हुआ है, इस भैया के उसी लोकेशन पे हो सकता है 10 नहीं 15 बार रिपीट कर रहा हो, 20 बार, ये पक्का है। अलग अलग होगा, ये म्यूटेशन से हो रहा है, ये अलग अलग होगा। इसी वजह से ये हमारे क्या है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनता है, उसका बेसिस बनता है। आइए साहब, फिर कह रहा है सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू। ये लो देखें, हमारी पूरी बॉडी का डीएनए एक है, चाहे वो पैर से निकाल लो और चाहे यहां एक बाल उखाड़ो यहां से और उसकी रूट हेयर सेल से निकाल लो डीएनए, एक ही डीएनए मिलेगा, ठीक है ना, वेरिएशन नहीं मिलेगा तुमको। ठीक, आइए देखें साहब, सच एज चाहे वो भैया ब्लड हो, ये लो, या फिर हेयर फॉलिकल हो, उसके अंदर क्या होते हैं डीएनए वहां मिलेगा। स्किन की कोई सेल हो, बोन हो हमारा, ठीक है, सलाइवा हो, स्पर्म हो, एटसेट्रा, फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमर, क्योंकि इंडिविजुअल वही है ना, पूरी बॉडी एक है उसकी, एक ही जैसे सारे क्या है कि डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी जगह एक ही जैसे उसकी होगी। इसलिए यहाँ डीएनए में जो है डिग्री ऑफ जो पॉलीमार्फिज्म आप चेक करेंगे वो भी आपको एक ही जैसा मिलेगा, ये अलग अलग नहीं मिलेगा, समझे साहब। तो ये क्या शो करेगा भैया, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म शो करेगा। आइए क्या लिखा है, दे बिकम वेरी यूजफुल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉलीमार्फिज्म का हम फायदा कहां उठाते हैं। तो साहब इस पॉलीमार्फिज्म का हम फायदा उठाने जा रहे हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। आइए देखें जरा, तो इसका हम फायदा उठाने जा रहे हैं इसी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। देखें क्या लिखा है, वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल। कहां, फोरेंसिक साइंस में। देखा ना वो जब कहीं पे कोई घटना घट जाती है तो पुलिस की टीम आती है, उनके साथ में कुछ लोग आते हैं, वो कैमरा वैमरा लिए होते हैं, कुछ पाउडर साउडर डाल करके सैंपल वैम्पल लेते हैं, वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं जब कहीं पे कोई क्राइम हुआ हो तो वहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप जानते ही हैं हम इंडिया के लोग हैं, है ना। हमारे यहाँ गांव में अगर क्या है, तालाब खुदता है तो पूरा गांव जेसीबी की खुदाई देखने पहुंच जाता है और दिन भर वहीं बैठा रहेगा ना, हम इतने खाली हैं। तो अब पता चला क्राइम हुआ तो वहां कैसे ना जाएं कि देखें घटना कौन सी घटी है। कोई खुद ही हिंदुस्तान का हर आदमी आप लोग क्या मानता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट से कम नहीं मानता, वो देख के बताएगा, अपने अनुमान लगाना चालू कर देगा। आप जितना जाओगे वहां पे आप क्या करोगे, सबूत वहां मिटाओगे, क्योंकि आपके आप चलेंगे वहां पे तो मान ली ब्लड सेल है वो खराब हो गई, वहां से पैर से हट गई आपके, या हेयर फॉलिकल हट गए। इसलिए क्राइम साइट को हमने देखा होगा पुलिस वाले हमेशा क्या कर देते हैं, उतना एरिया सील कर देते हैं, है ना। फिर भी देखे ना वहां लोग घुसने की कोशिश करते हैं, लाई हम देख डालें, कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ नुकसान होगा भैया, फायदा नहीं होगा। इसलिए कभी कोई घटना घटे तो वो एरिया सील करिए, पहले फोरेंसिक वाले वर्क कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी को जाने दीजिए, ठीक है ना। चलिए ऐसे आगे बात करें, आइए फिर देखें, लिखा फर्दर एज द पॉलीमार्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। अभी आपसे कह ही रहा था कि ये पॉलीमार्फिज्म क्या होता है, वीएनटीआर कह रहे थे ना कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है। फिर कह रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेस। हाँ ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये हमें बात का पता चल गया कि यार ये इनहेरिटेबल है, माँ बाप से उसके बच्चों में जाता है, तो फिर देखिए हमने उसका यूज कर लिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। ये लो, अब ये पैटर्निटी टेस्टिंग क्या है, जैसे मान लें कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं या उसके फादर ने कह दिया कि मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है। अब कारण कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि वो संपत्ति में जगह ना देना चाह रहा हो उसे,
या वो नहीं मान रहा कि मेरी औलाद है, तमाम तरह वजह हो सकते हैं। तो एक तरीका है, फिर कोर्ट कराती है पैटर्निटी टेस्टिंग, आप नहीं करा सकते। पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए कोर्ट से मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर देते हैं कि जाइए पैटर्निटी टेस्टिंग कराइए। तो उसमें क्या होता है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो फादर जो बार बार ब्लेम कर रहा है कि मेरा लड़का नहीं है, उसका डीएनए उस बच्चे का डीएनए मैच कराएंगे, क्योंकि फादर का 50% वीएनटीआर वो बच्चा लिए टहल रहा है। अगर पापा का उस फादर मतलब पापा का 50% वीएनटीआर अगर मान ले कि मेरे पास होगा, तो मैं पापा से कितनी जगह मिल रहा हूँ, 50% लोकेशन पे मैं फादर से अपने मिल रहा हूँ और 50% लोकेशन पे मैं अपनी मदर से मिल रहा हूँ। तो इस पैटर्निटी टेस्टिंग को करा करके हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करा करके हम पैटर्निटी टेस्टिंग में अगर कोई डिस्प्यूट आता है वो केस हम सॉल्व कर लेते हैं। असल में जानते हैं क्या है, शुरुआत में क्या था ना कि ब्लड ग्रुपिंग वगैरह करते थे, जब नहीं हमारे पास ये एल ए जफरे साहब ने जब ये डेवलप नहीं किया था, तो उससे पहले दिक्कत थी। लेकिन उसमें क्या था कि ब्लड ग्रुपिंग में कोई श्योरिटी नहीं थी, वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थे, पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वो उतना एक्यूरेट नहीं था। लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आइए साहब। फिर कह रहा एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द, देखें, हाँ ठीक है, बेसिस ऑफ, याद है, जेनेटिक मैपिंग, याद करिए, जीन मैप, इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा होगा, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में पढ़ा होगा आपने ना। ये पता करने के लिए कौन सा जीन कहाँ है, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से निकालते थे हम लोग। ओके, एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कह रहा कि देखें, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये दो दो चीजों के बारे में हमें दिखा रहा है। किसकी किसकी बेसिस है? एक तो ये बेसिस है जेनेटिक मैपिंग की, है ना, और दूसरा भैया ये बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है। एक तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिस तो है ही है, दूसरा ये जीन मैपिंग है ना, जेनेटिक मैपिंग की भी क्या है, ये जीन मैपिंग की भी क्या है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये क्या है, वहां भी उसकी बेसिस का मतलब आधार है, यानी कि बेसिस है उसकी। ठीक है, आइए बढ़े। कह रहा इट इज इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड वॉट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन इट द सिंपल टर्म। तो करिए कि ये यहाँ समझना बड़ा जरूरी है कि सही मायने में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल टर्म में क्या कर रहा है। तो डी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जो आपको बताया था कि ये जो रिपीटिटिव यूनिट्स होते हैं, ये बार बार क्या होते हैं, हमारे यहाँ रिपीट होते हैं, और ये हमारी क्या करते हैं, एक जैसे आप समझे जेनेटिक प्रोफाइलिंग बना रहे हैं, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक ही इंसान में अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं, ये हमारी पहचान है, ये दूसरे के पास नहीं होगा। रिपीट उनमें भी करेगा लेकिन डिफरेंस के साथ में करेगा, इसीलिए हम इसको पढ़ते वक्त ध्यान में रखते हैं। ठीक है बेटा, आइए देखें जरा आगे। चलिए सर, फिर कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, कह रहा है कि कहां होता है, जेनेटिक लेवल पे, यानी जीन के लेवल पे बदलाव हो रहा। समझ रहा, कह रहा कि पॉलीमॉर्फिज्म को क्या समझ रहे हैं आप, तो कहा पॉलीमॉर्फिज्म भैया है ये है कि जहां बदलाव कहां हो रहा है, जीन के लेवल पे हो रहा है। आइए देखें साहब, तो कह रहा है कि वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी जीन के लेवल पे, और क्यों आता है, ड्यू टू द म्यूटेशन। ये लो, क्यों आ रहा है, ड्यू टू म्यूटेशन की वजह। कह रहा है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म का कारण क्या है, तो कहा ये पॉलीमॉर्फिज्म का भैया कारण है म्यूटेशन। अच्छा, करता क्या है ये, कह रहा है ये जीन के लेवल पे जाके या जेनेटिक लेवल पे जाकर के वेरिएशन कॉज करता है। ठीक है, यहां जरा कुछ बातें और लिखी हैं, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट यहां से इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। ये लिखा है हेट्रोक्रोमैटिन, क्या लिखा है भाई, ये लिखा है हेट्रोक्रोमैटिन, समझे रहा। कह रहा है कि सैटेलाइट डीएनए इज प्राइमरली प्रेजेंट इन द हेट्रोक्रोमैटिन। आपको पता होगा दो तरह के क्रोमैटिन होते हैं ना, हेट्रोक्रोमैटिन और यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन आगे चल क्या बनाता है, डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से इससे प्रोटीन बन रहा होता है ना। यू क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन से प्रोटीन नहीं बनती है ना। तो इस सबका मतलब क्या भी क्या है, रिपीटिटिव है या नॉन रिपीटिटिव है, तो जवाब है ये क्या है, रिपीटिटिव सीक्वेंस है, लेकिन कोडिंग या नॉन कोडिंग, तो ये नॉन कोडिंग वाले हैं ना, रिपीटिटिव है लेकिन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। क्या लिखा है कि हेट्रोक्रोमैटिन, क्या लिखा है, रीजन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, स्पेसिफिकली कहां, सेंट्रोमियर और टीलोमियर। ये भी तो आपको बता चुके थे भी जब वो पढ़ा रहे थे, ये ना, ये देखो ये बता चुके थे आपको कि ये दो जगहों पे हैं, एक तो सेंट्रोमियर पे होता है, वो सैटेलाइट की बात कर रहे थे, है ना। ये देखो यहां पे दिया,
कह रहा सैटेलाइट डीएनए क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है यू क्रोमेटिन को नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन को। कहां मौजूद होता है, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे और क्रोमोसोम के टीलोमियर पे भाई ये प्रेजेंट होता है। चले हम आगे, आइए सर। कह रहा है कि रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन। कह रहा है एनसीईआरटी याद दिला रही है कि आपने पहले म्यूटेशन पढ़ा था तो उसके बारे में कुछ याद है, वहां पढ़ा था क्या हमने, हम लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ा था, फिर पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा था, याद होगा कुछ, है ना। देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 4 एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन दिस चैप्टर। कह रहा आगे चल के भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो इस पैरा से हमने क्या सीखा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, बोले आती कैसे है, तो पॉलीमॉर्फिज्म आती है भैया जेनेटिक लेवल के वेरिएशन से। क्यों, ठीक है, एराइज क्यों होती है, तो जवाब है म्यूटेशन के कारण ये एराइज होती है। फिर कहा कि सैटेलाइट डीएनए क्या है, तो कहा भैया सीधी सीधी सी बात समझो, ये हेट्रोक्रोमैटिन का पार्ट है और ये जो क्रोमोसोम में दो जगहों पे मौजूद होता है, सेंट्रोमियर पे और टीलोमियर पे। चलिए साहब आगे बढ़े। फिर कह रहा है आपसे, देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल ईदर इन, देखिए हाँ, म्यूटेशन कहां हो सकता है, सोमैटिक सेल पे भी हो सकता है भाई, और जर्म सेल पे भी हो सकता है। म्यूटेशन कहां कहां हो सकता है, तो जवाब है म्यूटेशन हो सकता है दो जगहों पे, सोमैटिक सेल पे भी और जर्म सेल पे भी हो सकता है। ठीक है, सोमैटिक सेल जैसे हमारी हाथ की सेल हो गई ना, हाथ की, कान की, मुंह की, आंख की, ये सब सोमैटिक सेल है। जर्म सेल में क्या हो गया, जर्म सेल वो हमारी हैं ना, जो गैमीट वाली, जैसे स्पर्म और ओवम। ठीक है, लिखा है कि एग दैट जनरेट गैमीट, ये लो गैमीट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा ये जो जर्म सेल में म्यूटेशन है ना, ये बेटा ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होगा पेरेंट टू, ट्रांसफर होगा पेरेंट्स टू प्रोजेनी, उसके बच्चे में ये ट्रांसफर होगा। अच्छा एक बात का जवाब सोचे जरा, क्या ये सोमैटिक सेल है ना, हम जैसे हम अपनी बात करें तो क्या ये प्रोजनी में जाएगा, तो सोमैटिक सेल क्योंकि गैमीट तो बनाती नहीं है तो ये अगली जनरेशन नहीं जाएगा। लेकिन उनकी बात करें जहां पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समझिएगा ये अच्छा सवाल है, कि जहां पे भैया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे, आज याद है आलू आपने क्या किया था, जहां पे एक्सिलरी बर्ड दिख रहे थे आई, आपने उसे कट किया और जमीन के अंदर बो दिया, वहां से आलू निकल गया, वो तो गैमीट नहीं था। लेकिन अगर वहां पे कोई सोमैटिक सेल में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो वो अगले जनरेशन ट्रांसफर होगा। हमारे केस में नहीं होगा, हमारे केस में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे यहाँ जो भी ट्रांसफर होना है वो जर्म सेल है ना, इसमें म्यूटेशन कराइए आप, तब तो जाएगा, सोमैटिक सेल में नहीं जाएगा। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सोमैटिक सेल में अगर भी म्यूटेशन हो जाएगा तो भी वो अगली जनरेशन में जाएगा, ये बात आप दिमाग में रखें। चलें साहब, कह रहा इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर, कह रहा है कि अगर मान लो जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ, जो अभी हम ऊपर बात कह रहे थे, और वो इंडिविजुअल को इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, मतलब उसे उतना नुकसान ना पहुंचाए, क्या लिखा है, डज नॉट सीरियसली इंपेयर, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान ना पहुंचाए, तब इंडिविजुअल्स, हाँ देखिए क्या लिखा, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफ स्प्रिंग का इतना नुकसान ना पहुंचाए कि वो इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग पैदा ना कर सके। लेकिन हाँ अगर म्यूटेशन हुआ और नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है और वो अपने क्या है, जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो फिर ये जर्म सेल का म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाएगा। अब मान लो वो इंडिविजुअल ही खत्म हो गया तो फिर पैदा करने की बात तो दूर की है भाई, है ना। कह रहा कि किसी इंडिविजुअल में हो जर्म सेल में म्यूटेशन, लेकिन वो इतना सीरियस ना हो कि उसकी एबिलिटी ही खत्म कर दे, है ना, बच्चे पैदा करने की या अगली जनरेशन लाने की। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये जर्म सेल का म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाएगा। और ठीक है, उसका इंपैक्ट देखते हैं अभी। कह रहा है कि हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है, बाप से बच्चे में गया तो वो बच्चा भी कभी फादर बनेगा तो उसके भी बच्चों में ये चीज ट्रांसफर होनी है। आगे देखें, लिखा है क्या लिखा है, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्या लिखा है, कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर फादर में थी हमारे, यानी पहले
मेरे दादा में रही होगी, फिर दादा से हमारे फादर में गई होगी, फिर वो हमारे पास आई होगी। ये लगातार क्या हो रही है, रोटेट ही तो हो रही है चीजें। ठीक है, आइए देखें। तो कह रहा है कि अगर जर्म सेल में म्यूटेशन बहुत खतरनाक वाला हो गया तो फिर खत्म करिए, ये रिजेक्ट हो गया मामला, है ना, रिजेक्टेड है। लेकिन अगर जर्म सेल में म्यूटेशन ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस, कोई डैमेज ना करे, तो वो क्या करेगा, वो जिसमें हुआ है वो पेरेंट अगली जनरेशन जब लाएगा, प्रोड्यूस करेगा, तो ये उसमें क्या करेगा, ट्रांसफर होगा, है ना। तो रिजेक्टेड नहीं है, अभी नॉन रिजेक्टेड है, उसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आइए देखें। हाँ, ये देखिए, बड़ा बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। क्या है, एलीलिक, याद है, एलील याद है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। कि एली जीन का दूसरा फॉर्म क्या करता है, स्लाइटली थोड़ा सा अलग सा फॉर्म जो होता है उसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। याद है, जैसे हाइट के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, याद किया था, याद है कुछ। ठीक है, तो यार ये स्मॉल टी आया कैसे था, तो ये भैया कैपिटल टी से ये स्मॉल टी कैसे आया था, तो इसका भैया कारण था म्यूटेशन। म्यूटेशन, और ध्यान रखिएगा ये म्यूटेशन कहां हुआ था, सेम लोकस पे। कहां हुआ था, सेम लोकस पे। यानी म्यूटेशन हो रहा है ना, लोकस सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इधर कैपिटल टी है, उधर भी कैपिटल टी था, उधर वाला कैपिटल टी अगर म्यूटेट हो गया तो कैपिटल टी से उधर क्या बन गया, स्मॉल टी बन गया, क्योंकि कैपिटल टी इधर तो स्मॉल टी उधर, तो लोकस क्या है, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां से क्या, डिफिनीशन ऑफ एलीलिक फॉर्म, यानी चैप्टर 4 में जो आपने पढ़ी थी, सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज, या ध्यान से देखें आप, क्या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज मोर देन वन वेरिएंट। अच्छा चलो ठीक है, एलील की बात कर रहा है, एट अ लोकस, ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर लोकस पे, अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, है ना, यानी कि ये इतनी है, या इसको 1% भी आप कह सकते हैं, ये 1% ही तो लिखा है। जैसे मान ले कि कल को कोई नया कैरेक्टर मेरे पास आ जाए, ठीक है ना, कल को कोई नया कैरेक्टर मेरे पास आए, जैसे मान लें कि मेरे पास नाक में यहाँ 2 सेप्टा की जगह 3, यहाँ पे क्या है, 2 है ना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, 3 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मेरे पास बन जाए। ठीक है, अगर मेरे पास ही बने, सिर्फ मेरे में, पॉपुलेशन में, तो ये कोई ना कोई डिफेक्ट है। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन में दिखने लगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, पॉपुलेशन में इस लेवल पे हो जाए, 0.1 फ्रीक्वेंसी हो जाए, यानी कि 1% से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, या इससे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो भाई अब ये फिर एलील बन चुका है। अब ये जो 3 देख रहे हैं ना, ये 3 ओपनिंग वाले, ये भी क्या है, एक एलील बन चुका है पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि लोग सेम लोकस पे क्या है, ये वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे देखने को मिल रहा है। आप देखें, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज, सॉरी, इफ मोर देन वन एलील एट अ लोकस, है ना, अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, लोकस सेम होनी चाहिए, विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। तो कैपिटल टी से जो स्मॉल टी बना, वो भी क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। और क्यों क्यों कैसे अराइज हो रहा है, तो जवाब हमने बहुत पहले पढ़ा था, वो ड्यू टू द म्यूटेशन अराइज हो रहा है। तो म्यूटेशन के कारण पॉलीमॉर्फिज्म अराइज होते हैं, कहां पे भैया, पॉपुलेशन के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है ना, और एलील भी जो बन रहे हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट एलील बन रहे थे, वो भी किसके एग्जाम्पल है, तो वो भी सेम लोकस पे क्या हो रही है, पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के कारण ही देखने को मिल रही है ना। कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाए, 1%, यानी कि 0.1 फ्रीक्वेंसी अगर इससे ग्रेटर कर जाए पॉपुलेशन के अंदर ना, तो फिर उसको हम एक नया एलील मान लेते हैं। ठीक है, चलिए साहब, फिर कह रहा है कह रहा है इन सिंपल टर्म, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन, हाँ, कि ऐसा म्यूटेशन क्या कह रहा है, कि जो भाई इनहेरिट हो रहा हो, यानी एक से दूसरे में जा रहा हो। आइए, अब ये इनहेरिटेबल म्यूटेशन कौन से होंगे, वही जर्म सेल वाले, इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रिफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को क्या कहते हैं, कह कि जो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, जो पॉपुलेशन में हमें दिख रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है देखने को, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये कहाँ होगा, तो एक तो पहली बात ये है, ये जर्म सेल म्यूटेशन है, ये जर्म सेल म्यूटेशन है। तो दूसरा है कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, तो ये नॉन कोडिंग है, समझिएगा जरा।
क्योंकि हमें काम करना है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो ये नॉन कोडिंग है, ठीक है, नॉन कोडिंग है। कोडिंग में तो दिक्कत थी, हो सकता है रिजेक्ट हो जाता, लेकिन नॉन कोडिंग आसानी से रिजेक्ट नहीं होते, तो ये नॉन कोडिंग है, ठीक है। नॉन कोडिंग का मतलब रिपीटिटिव, रिपीटिटिव बार बार रिपीट होगा, रिपीटिटिव डीएनए वाला सिस्टम, समझिए आप यहाँ पे, है ना। चलिए तो लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग। देखिए आगे बात, डीएनए सीक्वेंस नॉन कोडिंग है, रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस है पूरा, समझिए जरा। नॉन कोडिंग यानी कि रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस, क्या लिखा है, मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट। अब जरा समझिए क्या है। अच्छा देखिए जरा, अगर कोडिंग में होता तो पता चल जाता बदलाव हुआ है, क्यों, एक्सप्रेशन बदल जाता, क्योंकि कोडिंग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लाते हैं, कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेशन लाते हैं, इसलिए अगर हुआ तो दिखेगा, हुआ दिखेगा। नॉन कोडिंग के साथ क्या समस्या है कि नॉन कोडिंग जो होते हैं ये एक्सप्रेशन नहीं लाएंगे, इनसे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। अब नहीं आता तो हमें दिखेंगे भी नहीं, नहीं दिखेंगे इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर वो लगातार क्या हो रहे होंगे, इकट्ठा हो रहे होंगे, हमारे अंदर लगातार इकट्ठा हो रहे होंगे। अब जनरेशन टू जनरेशन ये जो है ना नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में जो म्यूटेशन है ये इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा, यानी जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठा होता जाएगा। यानी हमारे फादर को कहां से मिला होगा, अपने फादर से मिला होगा, और दादाजी को हमारे परदादाजी से मिला होगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं ला रहा है, सिर्फ इकट्ठा होता जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठा हो रहा है। और इकट्ठा होना ही तो फायदेमंद था, वही क्या है, क्योंकि हमारे फादर से हम कैसे मैच करेंगे, क्योंकि जो उनके पास था वो मेरे पास था, उसमें बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ इकट्ठा हो रहा है मेरे पास, ठीक है। ये आगे भी जाएगा ट्रांसफर होके, ये क्या है, बेसिस बन जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। सुने साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मे नॉट हैव लिखा है ना एनी इमीडिएट इफेक्ट, कोई तुरंत इफेक्ट आना नहीं है, या इंपैक्ट नहीं कुछ डालना है, क्यों, कोई कोडिंग है नहीं। इन एनी इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ये लो किसी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये सिर्फ क्या होगा, इकट्ठा होगा, और रिप्रोडक्शन के थ्रू अगले जनरेशन क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। अगर ये कोडिंग होता तो हो सकता है कि कोई सीरियस इंपेयरमेंट यहाँ ले आए, है ना, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को रोक सकता है, लेकिन ये क्या है, नॉन कोडिंग है, तो ये अगले जनरेशन सिर्फ ट्रांसफर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगा। आइए देखें जरा, काफी लंबा टॉपिक है, चलिए सर देखिए, दीज म्यूटेशन कीप, ये लो, ऑन एक्यूमुलेटिंग, कह रहा है कि ये लगातार क्या होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये लो भैया, लगातार इकट्ठा होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, बाप से उसके बेटे में, फिर उससे उसके बेटे में, एंड फॉर्म वन ऑफ द, ये देखो आगे बात ना, यही क्या है, वेरिएशन या पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिस बनती है। चलिए, लगातार इकट्ठा होता रहता है, ये क्या है भैया, बेसिस बनता है वेरिएबिलिटी की या पॉलीमॉर्फिज्म की। चलिए, देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम, ये आ गया ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, हाँ अभी देखेंगे आगे चल के, SNPS कहते थे जिसको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म लिखा ना, चेंजेस टू वेरी लार्ज स्केल, अभी आप देख रहे थे एक से लेकर के 6 तक, और एक दूसरा क्या था, वो 10 से 60 तक एक नॉर्मल रेंज थी। तो ये कह रहा कि छोटे से छोटा अगर हो सकता है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे भी हो सकता है, कि बाकी सारे सीक्वेंस सेम है और एक जगह बदलाव आ गया, जिसको हम अपने वाले में क्या कहते हैं, SNPS बोलते हैं। आइए, कह रहा कि लेकिन ये किस काम में बड़ा फायदेमंद है, तो देखिए सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ कामों में, जैसे इवोल्यूशन के बारे में बताता है। ये आपने देखा होगा ना, ये जो पूरा का पूरा एशिया वाला हिस्सा है, कहते हैं ना चंगेज खान का जीन डीएनए सबके पास क्या है, टहल रहा है, तो सब कैसे पता किया होगा, वो सब इन्हीं के वजह से पता करते हैं, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है इन्हीं से पता करते हैं। सोचिए, है ना, फॉर इवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन, हाँ नई स्पीसीज बनी कैसे, ये हम पता करते हैं इनसे, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए से। सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड, ठीक है ना, यू विल स्टडी इन दिस डिटेलिंग, करा कि इवोल्यूशन में, स्पीशिएशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हम देख रहे हैं, है ना,
ठीक है, और इसके बारे में डिटेल कह रहा है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या बायोकेमिस्ट्री वगैरह लेंगे या आप रिसर्च वर्क में जाएंगे ना, तो फिर वहाँ आप जाके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि क्या हो रहा है कि ये म्यूटेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठा होता रहता है, कुछ करता नहीं है, लेकिन ये वेरिएबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म का कारण बनता है, बेसिस बनता है। दूसरा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे भी क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, है ना? ठीक है, लगातार ये इतना छोटा हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे भी वेरिएशन ला सकता है। ठीक है, वो भी इकट्ठा होता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन कह रहा। और ये इवोल्यूशन और स्पेसिएशन में भी क्या कहता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म बड़ी हमारी हेल्प करता है। चलिए साहब, इसके बारे में हिस्ट्री ट्रेस करने में चले देखें जरा। कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है ये सबसे पहले डेवलप की थी किसने, एलेक्स जेफरे साहब ने। तो ये यहां से याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इनको सम्मान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एलेक्स जेफरे साहब को। एलेक्स जेफरे कब की बात है भैया, तो ये बात है भैया 1984 की। कब की, 1984 की। ठीक है, शायद आप लोगों में से ज्यादा लोग इस समय तो पैदा ही नहीं हुए होंगे। ठीक है, सोचो इतना बड़ा काम हो गया। आइए, कह रहा ही यूज द सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रूफ। ठीक है, लास्ट टाइम उन्होंने देखा था सैटेलाइट डीएनए कहाँ मिल रहे थे हमें, तो भैया सैटेलाइट डीएनए हमें मिल रहे थे दो जगह पे, टीलोमियर पे और सेंट्रोमियर पे। सैटेलाइट डीएनए याद आया कुछ, जो लोअर पीक जिसकी आ रही थी, है ना, तो वो सैटेलाइट डीएनए की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, और सैटेलाइट डीएनए कैसा था, जहां पे रिपीटिशन लगातार चल रहा था, है ना। और ये रिपीटिशन या तो ऐसा हो सकता था कि जनरली देखा जा रहा था कि 1 से 6 बेस पेयर का बार बार रिपीट हो रहा था, या फिर 10 से लेकर के 60 बेस पेयर का रिपीट हो रहा था। जब 10 से लेकर 60 बेस पेयर की आप बात कर रहे थे तो आप उसे प्यार से क्या बोल रहे थे, वीएनटीआर कह रहे थे। और 1 से 6 बेस पेयर रिपीटिशन को आप क्या कहते थे प्यार से, उसको हम एसटीआर कहते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट कहते थे ना। अब आज हम बात करेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट पे, क्योंकि हम वीएनटीआर हम यहीं से आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें सर, कह रहा है ही यूज अ सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रूफ दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बात हुई लास्ट टाइम पे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों आती है, तो भैया जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन के कारण आती है। एक ही चीज का अलग अलग जगहों पे पाया जाना, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही थी। चलिए, कह रहा है यहां पे इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, यानी कि वीएनटीआर। तो ये वीएनटीआर कौन से कितने थे, तो ये जनरली कितने थे भैया, तो जवाब है 10 से लेकर के 60 बेस पेयर के आसपास, 10 to 60 बेस पेयर के रिपीटेशन थे ऑन एवरेज। ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। आइए सब, तो एक बेसिक सी बात आई कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन है भैया, इनका नाम है एलेक्स जेफरी साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई कि इसमें इन्होंने क्या यूज किया, तो सैटेलाइट डीएनए का यूज किया प्रोब की तरीके से। इस पे भी आज थोड़ी चर्चा चलेगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या शो करता है भाई, तो भैया ये शो करता है वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का आपने मतलब समझा, क्यों आती है, जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन के कारण आती है। फिर इन्होंने क्या यूज किया, तो इन्होंने यूज किया था वीएनटीआर का इस्तेमाल किया था। और ये वीएनटीआर में देखा जाए तो ऑन एवरेज कितने निकल के आते हैं, तो जनरली 10 से लेके 60 बेस पेयर के बीच के ये सीक्वेंस होते हैं। रिपीटेटिव की नॉन रिपीटेटिव, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं लेकिन जो नॉन कोडिंग होते हैं। ठीक है, आइए सर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब जरा वीएनटीआर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे हम पहले। देखें, वीएनटीआर आप कह रहे थे ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, और ये 10 से 60 बेस पेयर वाले हैं, 10 to 60 बेस पेयर वाले ना। तो इसमें हम किसको यूज करेंगे, मिनी सैटेलाइट यहां लेके चलते हैं हम लोग। याद करिए 1 से 6 बेस पेयर पे क्या था हमारा, माइक्रो सैटेलाइट था। ठीक है, और जो 10 to 60 बेस पेयर का था वो हमारा क्या था, मिनी सैटेलाइट था। चलिए जरा, तो आज हम बात करते हैं मिनी सैटेलाइट 10 to 60 और माइक्रो हमारा जो है 1 to 6 बेस पेयर। इसमें से हम उठाते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। आइए सर जरा देखिए आगे,
इस VNTR को अगर हम देखें तो जैसे मान ले ये फादर है और यहां पे हमारी मान लो मदर है, तो फादर कैसे होंगे? डिप्लॉयड 2n होंगे। इनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे भैया? तो जवाब है 46। अम्मा के पास कितने क्रोमोसोम है? तो जवाब है 46। अगर मान ले कि यहां पे फादर के पास टोटल VNTR है, मान लें आप VNTR यहां पे है, मान लें यहां पे 80 VNTR है, ठीक है, और मदर के पास मान लें 60 VNTR है। ओके, जाहिर सी बात है मियोसिस तो चलनी है, तो कराइए मियोसिस। कौन रोक रखा भैया आपको? यहां पे ये हुआ मियोसिस, इधर भी हो रही है मियोसिस क्योंकि गैमीट बनाना है, तो चलो करा दिया मियोसिस। देखें मियोसिस के बाद के डेटा जरा चेक करें हम, तो ये n बराबर क्या हो रहा है? क्योंकि ना रिडक्शनल डिवीजन है ना भैया, ये कौन सा डिवीजन है? तो जवाब है रिडक्शनल डिवीजन है, तो नंबर कम हो गए, n बराबर 23। इधर भी n बराबर 23, इधर से स्पर्म बन गया और इधर से क्या बन गया? ओवम बन गया, ठीक है। तो ये हमारा स्पर्म हुआ और मदर से क्या बना होगा भैया? तो ओवम बना होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इनमें क्या हुआ होगा? फर्टिलाइजेशन। चलिए कराइए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन में n और n क्या बनेंगे भाई? तो जवाब है 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। वेरी गुड। अच्छा ये फिर से क्या हो गया भाई? तो भाई ये फिर से हो गया डिप्लॉयड, ये फिर से हो गया भाई डिप्लॉयड। अब जरा एक बात समझिएगा, ये जो फादर का VNTR है ना, तो ये भी तो क्रोमोसोम पे ही मौजूद है ना, डीएनए के ऊपर है ना, तो जाहिर सी बात है यार इसके नंबर भी तो कम होंगे। तो देखो सुनो जरा, इसके नंबर क्या आएंगे? ये VNTR 80 है, तो ये भी वैल्यू में आधे हो जाएंगे। देखा जरा, ये भी आधे, क्योंकि मदर का पूरा क्रोमोसोम थोड़ी आएगा, क्रोमोसोम पेयर में से एक ही आएगा। ऐसे ही पापा के क्या है? दोनों क्रोमोसोम आएंगे, नहीं, पेयर में से सिर्फ एक ही आएगा। आइए साहब देखें जरा, तो यहां से VNTR बच्चे में कितने पहुंचे? तो VNTR बच्चे में पहुंचेंगे 40 फादर से, और मदर से कितने VNTR पहुंचेंगे भाई? तो जवाब है मदर से VNTR पहुंचेंगे 60 थे तो 30 पहुंचेंगे। तो इस बच्चे में कितने VNTR पहुंचे? तो बच्चे में VNTR पहुंचे 40 और प्लस 30 इक्वल टू 70 VNTR, यानी कि आधे आधे VNTR हमें हमारे मदर और फादर से क्या होते हैं? रिसीव होते हैं, आधे फादर के और आधे मदर के। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया आपको कुछ? तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि VNTR होते हैं, ठीक है ना, ये लिखा है आपके सामने VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट। एक होता है STR शॉर्ट टैंडेम रिपीट। जो शॉर्ट टैंडेम रिपीट होता है वो कितना होता है? 1 से 6 बेस पेयर का, जिसे माइक्रो सैटेलाइट कहते रहे हैं हम लोग ना। दूसरा VNTR जो है वो क्या है? रिपीटिशन जो हो रहा है वो 10 से लेकर 60 बेस पेयर का होता है, जिसे हम मिनी सैटेलाइट कह रहे होते हैं। आइए देखें जरा, दोनों क्या है? रिपीटेटिव DNA के ही पार्ट है, नॉन कोडिंग है, ठीक है। आइए सब फिर देखें, तो फादर के पास जितने VNTR है ना, जब इससे गैमीट बनेगा तो आधे चले जाएंगे स्पर्म में। ऐसे ही मदर के पास जो भी VNTR होंगे वो आधे चले जाएंगे ओवम के अंदर। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? बच्चे के अंदर आधे फादर से आधे मदर से VNTR आएंगे। तो देखिए जरा, जो हमने देखा इसको एक सैंपल की तरफ से समझने की कोशिश की, ठीक है ना। ये सब सैटेलाइट DNA के क्या है बेटा? पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखें NCERT अब आगे क्या कह रही है आपसे। मुझे लग रहा है ये आपको VNTR काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। आइए देखें सर, देखें कह रहा है द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर। हाँ, इसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये सदर्न जो नाम है ना, ये कोई डायरेक्शन नहीं है,
कि ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न, नहीं भैया, ये एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है सदन साहब, बड़ा सम्मानीय नाम है। और फिर इन्हीं सदन, क्योंकि एक नाम सदन ब्लॉट पड़ा तो दूसरा फिर पड़ गया नदन ब्लॉट। तो जरा समझें ये कैसे करते हैं। तो इसको आप समझने के लिए एक काम करिएगा, यहां पे एक आपको है ना जुगाड़ सिखाते हैं, जुगाड़ जानते ही होंगे। देखिए क्या लिखा है भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जुगाड़ आपके लिए लिख दिया, स्नो ड्रॉप। चलिए बर्फ गिराएं, ठंडी बढ़ रही है तो फिर बर्फ गिरेगी। अब आइए सर देखें जरा, एस फॉर क्या होता है, सदर्न, सदर्न। आगे हम जोड़ दे रहे हैं, ये टेस्टिंग है तो सदर्न ब्लॉट, ठीक है। एन फॉर क्या होता है बेटा, नॉर्दर्न होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सदर्न साइंटिस्ट का नाम है, बाकी क्योंकि एक नाम ऐसा पड़ गया था तो दूसरा उनको क्या है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में करने के लिए दे दिया गया। तो नदन किसी का नाम हम है नहीं, समझो। ये है बेटे वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। फिर देखें सदर्न ब्लॉट किसके लिए करते हैं, तो डी फॉर बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए। तो सदर्न ब्लॉट हम लोग यूज करते हैं डीएनए चेक करने के लिए। ओके, आर फॉर आरएनए के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जवाब भैया हम आरएनए के लिए यूज करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉट टेस्टिंग कराते हैं। और ये देखें आप, वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए यूज करते हैं बेटा, तो वेस्टर्न ब्लॉट हम यूज करते हैं प्रोटीन के लिए, है ना। तो एक तरीका हमारे पास याद करने को हो गया, ये कंफ्यूज बहुत करता है, ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि कैसे याद करें। तो एक तरीका आसान सा है जिससे हम याद कर सकते हैं। आइए देखें जरा एनसीईआरटी क्या कह रही है आगे। कह रहा है कि जो ये हमारे पास सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब की तरह इस्तेमाल करते हैं। रेडियो का ऊपर, इसका मतलब इसमें क्या है, रेडियो एक्टिविटी लगाई गई होगी वेरियल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट के ऊपर। और प्रोब क्या है, भी आगे इसकी डेफिनेशन मिल रही है। प्रोब ये डीएनए या आरएनए के क्या हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड हो सकते हैं, जिनके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, रेडियो लेबलिंग करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये जा कहां रहे हैं। तो ये डीएनए के भी हो सकते हैं, ये आरएनए के भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, और सबसे खास बात है ये नॉन सीक्वेंस के होते हैं, क्योंकि बनाया हमने है तो हमें तो पता होगा कि इसके ऊपर क्या लगा है या क्या नहीं लगा है। तो ये हमें जानकारी होती है ना, कि इसके ऊपर एक्चुअल में लगा क्या है। आइए जरा समझे जरा, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं देखें जरा आप, तो कह रहे हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहला स्टेप है भैया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब कि अगर हमें मान ले कहीं क्राइम साइट पे, है ना, हमें ब्लड मिल जाए, वहां से स्पर्म मिल जाए, एक सिंगल रूट हेयर मिल जाए, तो हम इसके अंदर से क्या, हमारे पास टेक्निक है, हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइसोलेशन के बाद दूसरा नंबर है क्या, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो आप यहां कह सकते हैं सर कि जो डीएनए मिला, क्या उसे हम पीसीआर नहीं भेजेंगे, तो जरा समझिएगा एक बात, पीसीआर यूज करना है या नहीं यूज करना है वो इस बात पे, है ना, होता है कि भैया वहां हमें उस लोकेशन से जो सैंपल मिला है वो कितना मिला है। अगर सैंपल हमें ठीक ठाक मिल गया है, अगर सैंपल क्या है हमारे पास भाई, तो अगर सैंपल हमारे पास क्या है, एनफ है, तो हम पीसीआर यूज नहीं करेंगे, एक बात। लेकिन अगर सैंपल हमारे पास क्या है, बहुत कम है ना, ये अमाउंट में अगर सैंपल कम है, वहां ज्यादा था तो हमने यूज नहीं किया। लेकिन अगर मान ले सैंपल हमारे पास बहुत कम है, पता नहीं दोबारा फिर मिल पाए ना मिल पाए, क्योंकि एक बार खराब हो गया तो फिर खराब हो गया। अगर ये अंदेशा लगा है, ये डर बना हुआ है कि दोबारा सैंपल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई क्राइम कोई दोबारा थोड़ी करके दिखाएगा आपको, तो इस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, पीसीआर यूज करेंगे। तो फिर सेकेंड स्टेप पे हम पीसीआर को जाएंगे, या ध्यान रखेंगे आप, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सैंपल नहीं होगा या कम होगा सैंपल, तो यूज करेंगे कि एक सैंपल में क्या दोबारा नहीं मिल सकता, तो पीसीआर यूज करके पहले से उसे प्रिजर्व कर लो भैया सैंपल को। और जब हमारे पास क्या है, खूब सैंपल है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ले सकते हैं, तो फिर हम पीसीआर का यूज नहीं करेंगे। आइए सेकेंड स्टेप पे क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियसेस। कह रहा है जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये एक्चुअल में क्या करते हैं, बॉन्ड को कट कर देते हैं। तो बॉन्ड कटेगा तो डीएनए का जो फ्रेगमेंट होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है,
कट जाएगा। अब सुनिए जरा, फिर इसे क्या, थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए टुकड़े हैं ना, इनको हमें अलग करना है, क्योंकि हम आपसे कह रहे थे ना कि कहीं पे रिपीटिशन 10 के बाद है, कहीं पे रिपीटिशन 50 के बाद है, कहीं 100 के बाद है, कहीं 35 के बाद है, कहीं 40 के बाद है। इसका मतलब वो जो डीएनए टुकड़ा होगा ना, वो जो 80 या जीसी जो रिच हो रहा था, यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था, वो डीएनए का टुकड़ा लेंथ वाइज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, है ना, जिसके बारे में हम थोड़ा पहले भी पढ़ चुके होंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां से निकालते थे ये जेल, ये जेल कहां से आता था बेटा, एक्चुअल में ये अगार जेल है या एग्रोज जेल कहते हैं, अगार जेल है। कहां से आता था, तो ये जिलीडियम, याद आया कुछ, और ग्रेसिलेरिया, ये देखो कुछ एनसीईआरटी पढ़ी थी, प्लांट किंगडम, एल्गी, कौन सी, तो जवाब है भैया रेड एल्गी, वहां से इनको उठाते हैं हम लोग। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होता है वो कहां से आता है, रेड एल्गी, किससे, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। कौन सा जेल है भैया, तो नाम है अगार जेल। चलिए अब जरा आपको हम कुछ दिखाते हैं वापस, देखिए जरा, देखें, ये हमारे पास मान लो, ये हमारे पास बेटा मान लो सैंपल है, ठीक है, ये सैंपल ऑफ डीएनए है। अच्छा, ये सैंपल अगर कम रहेगा तो पीसीआर यूज होगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस क्या कहते हैं, सैंपल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट करेंगे, तो हम इसमें क्या लाएंगे, एंडोन्यूक्लियस डाल देते हैं, है ना, ये लो, यहां हमने डाल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ना। अच्छा, अब क्या हुआ भैया, तो जरा फिर आगे देखें आप साहब, ये देखो, ठीक है। अब डीएनए देखो, ये क्या है, ऐसे ढेर सारे टुकड़े से पड़े होंगे। अब इनको कैसे अलग करें, तो फिर हम लोग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। आइए देखें जरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे कराएंगे, तो ध्यान से देखें, ये एक क्या होगी, हाँ, ये अगार जेल प्लेट है। आइए देखें, ये अगार जेल प्लेट है, जिसका एक हिस्सा पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है क्योंकि बिजली सप्लाई करनी है, और एक हिस्सा यानी कि एनोड है, ये क्या बेटे, एनोड है, और इधर हमने जोड़ दिया निगेटिव एंड से, यानी कि कैथोड से हमने जोड़ दिया। और यहाँ छोटे छोटे खाने बने होते हैं जिसके ऊपर हम इसको डालेंगे, इसको हम कहते हैं वेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सैंपल की लोडिंग कर दी, इन वेल्स पे हमने क्या किया, सैंपल की लोडिंग कर दी। चलिए करा दिया लोडिंग, यहाँ पे हमने क्या करा दिया, लोडिंग ऑफ सैंपल। आइए देखें साहब, फिर जब हम लोडिंग ऑफ सैंपल करा देते हैं, उसके बाद क्या है, यहां पे सब भरा पड़ा हुआ है, ये देखो सब भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं, आपको पता होगा ना बेटा कि डीएनए पे चार्ज कैसा है, तो भाई डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव। ये आया कहां से था, तो फॉस्फेट कितना चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव, तो भैया फॉस्फेट चार्ज करता है -3, तो आया वहीं से ना, इसीलिए डीएनए एसिडिक भी है क्योंकि फॉस्फेट है इसमें, है ना, और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए कहां भगता है, देखें जरा, देखिए डीएनए एक छोटा टुकड़ा यहां मिला, एक बड़ा टुकड़ा यहां मिला, एक टुकड़ा हमको यहां मिला, ठीक है ना, एक टुकड़ा हमको यहां मिला, और एक बड़ा सा टुकड़ा हमको सबसे पीछे मिला। तो तुम देख रहे हो, अरे वैसे समझो यार, जैसे हम हैं और कोई छोटा बच्चा या कोई पतला दुबला कोई लड़का हो, हम दोनों लोग दौड़े, तो तुमको क्या लगता है हम फर्स्ट आएंगे, वही लड़का फर्स्ट आएगा, क्यों, पतला दुबला है, उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, भाग हमसे आगे जाएगा वो, ठीक है। तो ये सबसे छोटा टुकड़ा है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगी
तो इस पे सबसे ज्यादा फोर्स लगा के इसको घसीट के आगे लेके जाएगी। तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट सबसे आगे हुआ। ये क्या बेटे? ये स्मॉल फ्रेगमेंट है। और ये क्या है? सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है। ये क्या है? लार्ज फ्रेगमेंट है ना? तो सवाल तुमसे पूछा एक तो ये जा सकता है क्या कि भैया स्मॉल फ्रेगमेंट किधर मिलेगा? तो देखो साहब, स्मॉल फ्रेगमेंट मिलेगा टुवर्ड द एनोड। और इधर पूछा जा सकता है कि लार्ज फ्रेगमेंट किधर मिलेगा? तो जवाब कैथोड। तुमने यहां क्या किया है, जरा इस बात को समझो। तुमने फ्रेगमेंट को अलग कर लिया है किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, जो एंडोन्यूक्लियस की मदद से अलग कर लिया है और उनको लेंथ वाइज अलग किया। तो यानी लेंथ वाइज पॉलीमॉर्फिज्म है। एक ही वही सीक्वेंस है लेकिन कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं और बड़ा है, कहीं और बड़ा है। ठीक है ना? तो इसे बेटा शॉर्ट में कहते हैं RFLP बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? RFLP। देखिए कोई चीज शॉर्ट नहीं की जा रही है ना, क्योंकि तो आप समझ जाओ, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर पढ़ना और पढ़ाना दोनों बड़ा आसान हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चे? तो ये कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ना फ्रेगमेंट लेंथ, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये नाम के अनुसार काम यहां पे हो रहा है। ठीक है, ये पूरी है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये अलग हो गया। ठीक है, अब देखें यहां ये पूरा अलग हो गया। तो हमारा वो तीसरा वाला पॉइंट यहां से क्लियर हुआ है। तो एक बार इसको देख लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेते हैं, जहां सैंपल लगता है उस सैंपल में डाल देते हैं। अब डिपेंड करता है, सैंपल ज्यादा है तो पीसीआर यूज नहीं करेंगे, सैंपल कम है तो पीसीआर यूज कर लें उसे एम्पलीफाई करने के लिए। अब क्या होता है, ये देखें डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया, फिर इनको लाके हम यहाँ वेल्स में डाल देते हैं, है ना, इनकी लोडिंग यहाँ करा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं। प्रोसेस, छोटा टुकड़ा सबसे आगे, बड़ा टुकड़ा सबसे पीछे, है ना। छोटा टुकड़ा कहाँ गया? क्या है? एनोड की तरफ। क्योंकि ये एनोड की तरफ क्यों गया? क्योंकि इस पे चार्ज बेटा कैसा है? ये माइनस चार्ज कैरी कर रहा है ना, निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ये भी निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, लेकिन ये साइज में बड़ा इसलिए पीछे रह गया। वो साइज में क्या था? छोटा था, वो सबसे आगे निकल गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको इस घटना को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए साहब देखें जरा आगे क्या हो रहा है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया हमने। ठीक है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन, है ना, एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आइए साहब अब यहां से हम आपसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए की टेक्निक के बारे में नहीं, क्योंकि उसी पूरी प्रोसेस है, वो अलग से टॉपिक में दिया हुआ है, तो फिर उसे हम कभी अलग से जो है कवर कर लेंगे, लेकिन स्टेप में आप ध्यान रखेंगे। अगला बेटा चौथा नंबर है जो है, देखिए फिर कह रहा ट्रांसफर ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा? ये बनी होती है नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन शीट, है ना। ये सिंथेटिक है, नाइलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, ब्लॉटिंग क्या है? तो तुम्हें ब्लॉटिंग समझाने के लिए मैं ऐसे बताता हूं। जैसे मान लें कि एक एग्जांपल से समझें आप। देखें, जैसे मान लें ये क्या थी? हमारी जेल प्लेट थी जिसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे थे, क्योंकि डीएनए इसी के ऊपर लगा है। अब इस डीएनए को हमें किसे चाहिए, है ना, डीएनए को हमें आगे चल के एक्सरे करानी है, क्योंकि रेडियो लेवल अभी करना है तो एक्सरे होना है इसका। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये, ध्यान सुनिएगा, इसके ऊपर ये प्लेट, क्योंकि इसमें क्या है, डीएनए लेंथ वाइज अलग हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज की शीट लाते हैं या नाइलॉन की शीट लाते हैं। देखें, जब ये आ गई इसके ऊपर, ध्यान से देखिए, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की शीट आ गई, नीचे सैंपल है अगार जेल प्लेट पे, और ये ऊपर से हमने क्या रखा, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन शीट रखी, और इसको रख करके इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रख करके दबा देते हैं। ब्लॉटिंग पेपर भी रखा। अब सुना होगा ना ब्लॉटिंग पेपर, ये बिल्कुल वैसे ही है ना, कि जैसे कोई चीज एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ब्लॉट, ठीक है ना, सोखने का काम होता है इनका। तो नीचे क्या है, अगार जेल प्लेट है, उसके ऊपर क्या है बेटे, अगार जेल प्लेट के ऊपर हमने ब्लॉटिंग क्या रखा, नाइलॉन शीट रखा या नाइट्रोसेलुलोज की शीट रख करके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखा और इसको प्रेस कर दिया। अब ब्लॉटिंग पेपर की आदत है पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जब डीएनए
सॉरी पूरा सिस्टम जब पानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है ऊपर से ब्लॉटिंग पेपर, तो डीएनए भी इसी पानी के साथ साथ ऊपर चला आता है। समझिए जरा, पानी आया ऊपर, कैपिलरी रिएक्शन जो भी समझिए आप, पानी ऊपर आया तो ये साथ में जब आता है तो अपना डीएनए भी वहां से, जो उसके ऊपर पड़ा हुआ डीएनए था, वो डीएनए भी क्या करता है, ये पानी वहां से उस प्लेट से घसीट के ऊपर ले आता है। तो यानी कि जो डीएनए का इम्प्रिंट अभी हमें कहां दिख रहा था, उस जेल प्लेट के ऊपर दिख रहा था, अब वो डीएनए का प्रिंट कहां आ चुका है, डीएनए ही उठ के आ चुका है कहां, नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पे या नायलॉन शीट पे आ चुका है। यानी जेल प्लेट पे हमें डीएनए नहीं, डीएनए हमें कहां दिख रहा है, उस फिल्म के ऊपर दिख रहा है, जिसे हमें आगे चलिए क्या करना है, एक्सरे करना है। इतनी बात समझ में आई, ये ब्लॉटिंग का फायदा है। आइए साहब फिर देखिए जरा, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। अब देखें हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने तुरंत लिख दिया, क्योंकि डीएनए, अभी बात समझिएगा जरा, जो डीएनए यहां से भले ही ऊपर उठ के आया है भाई, वो डीएनए क्या है, अभी भी वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। समझिएगा, जो नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट या नायलॉन शीट पे जो डीएनए आया है वो कैसा है, तो भाई वो एक्चुअल में क्या है, वो अभी भी डबल स्टैंडर्ड है। और प्रूफ लगाएंगे क्या, तो 3 स्टैंड का डीएनए बना देंगे क्या, 2 तो पहले ही था उसके पास। तो फिर कहा है अब एक काम करना पड़ेगा, आपको इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में बदलना पड़ेगा। तो यार देखो, एक टेक्निक है हमारे पास, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल सकते हैं। बोले कैसे कराओगे ये काम, तो सुनो जरा भैया, ये काम होगा डीनेचुरेशन के जरिए। क्या कराएंगे, डीनेचुरेशन के जरिए हम ये क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलेंगे। तो बोले क्या यूज करेंगे, तो हम कराएंगे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हम क्या कराते हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस है, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस किसके द्वारा, तो बाई एल्केलाइन फॉस्फेट के द्वारा। समझिए साहब, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, समझिएगा। अब जब इसका हमने डीनेचुरेशन कराया, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराई एल्केलाइन फॉस्फेट से, तो अब ये डबल स्टैंडर्ड से क्या बन गया बेटा, अब ये बन गया है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब तो कोई दिक्कत नहीं, लगाओ क्या है, रेडियो लेबल, क्या दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या, ये प्रोसेस कराने के बाद हम आएंगे इस प्रोसेस पे। क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन, क्या कह रहा है बेटा, यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर। समझिएगा जरा, अब ये लेबल्ड वीएनटीआर क्या है, जरा समझिएगा, नीचे लिखा हुआ है द प्रोब आर सिंगल स्टैंडर्ड, क्या लिखा है, रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, क्योंकि हमने यहां पे एक्चुअली में डीएनए का करना है तो डीएनए लिया है, वरना आप समझिएगा जरा, तो ये डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब नॉन सीक्वेंसेस, यानी उस पे लगा हुआ सीक्वेंस हमें पता है, तो जाहिर सी बात है अगर रेडियो लेबल पे लगा सीक्वेंस हमें पता है, मान लें इस रेडियो लेबल पे क्या लगा था, अगर यहां पे मान लो ऐसे लगा था ए, चलिए ATGC, तो हमारे वाले डीएनए पे क्या लगा होगा, सुनिए जरा, इसका अपोजिट क्या आएगा, ए के अपोजिट T आएगा, T के अपोजिट A आएगा, G के अपोजिट C आएगा और C के अपोजिट G आएगा। तो हमारे वाले नॉर्मल डीएनए पे तो ये लगा होगा, है ना, और प्रोब के ऊपर हमने ये लगा रखा है। तो जाहिर सी बात है अगर इस प्रोब के बारे में पता है, इस प्रोब पे ATGC लगा था, तो ये जाकर के वहीं हाइब्रिडाइजेशन करेगा जहां इसको क्या मिलेगा, TACG मिलेगा। वहां जाके क्या कर जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, सिंगल से फिर से क्या हो गया बेटा, ये डबल स्टैंडर्ड हो गए। तो ये हमें तो पता चल गया, लेकिन आप समझिएगा पता कैसे चला, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिविटी पहले लगा रखी है, सीक्वेंस भी हमें पहले से पता है, तो वो जहां जाएगा तो हम पहचानेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे आया था वो ATGC वाला प्रोब आया है, क्योंकि वहां पे क्या देगा वो, भाई एक्सरे करेंगे तो वहां पे क्या होगी, बाकायदे बैंड हमें दिखाई देगा, ये हमें पता रहेगा। आइए देखें अगला क्या है, ये तो समझ में आया कि डबल स्टैंडर्ड को पहले सिंगल स्टैंडर्ड में बदले हाइब्रिडाइजेशन कराने से पहले। आइए फिर देखें, अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो वीएनटीआर, ये जो क्या है रेडियो लेबल था वीएनटीआर, ये अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री जहां जहां होगा वहां ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये लो, यहां बेटा हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी,
क्योंकि हमने क्या है लगा रखी है उसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी। तो एक्सरे कराएंगे अब हम पूरी नायलॉन शीट का। वो जो नायलॉन की शीट थी ना, उसका हम क्या कराएंगे बेटा, अब हम एक्सरे फिल्म लेंगे। तो दिया एनसीईआरटी में कि ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है अगले पेज पे 5.16 पे। और यहाँ डेफिनेशन लिखी थी प्रोब, क्या लिखा है, द प्रोब आर सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, आरएनए भी हो सकता है, ऑफ नोन सीक्वेंस। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में ये चीज जो आपको पहले पढ़ा दी गई थी ना, वो देखें अब वो चीज एनसीईआरटी में अब लिखी है, और इसके बारे में आप तो पहले से ही जानते हैं, ये तो अच्छी बात है। चलिए, ये आपको पहले से पता है। क्या लिखा है, द वीएनटीआर बिलोंग टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। चलो ठीक है, तो पता ही है हमें, ठीक है, रिफर टू एज मिनी सैटेलाइट। तो भाई मिनी सैटेलाइट का मतलब 10 to 60 बेस पेयर ऑन एवरेज कि ये फ्रेगमेंट होंगे जो बार बार रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे जो रिपीट होंगे। आगे, आई स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली। हम कह रहे थे ना बार बार रिपीटिशन है ना। अब कहीं पे मान लो एटीजीसी 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 ये बार बार आ रहा है ना। वो 10 से लेकर के 60 बार हो सकता है। ये किसके लिए है? अब ये देखें 10 to 60 का मतलब क्या है एक्चुअल में। देखें अब ये जो होगा ना, ये एटीजीसी का जो सीक्वेंस होगा, ये रिपीटिशन में इनकी खुद की लेंथ कम से कम कितनी होगी, 10 की होगी, 10 बेस पेयर की होगी, है ना। ये बार बार रिपीट करेंगे। आइए साहब, लिखा है कि द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। हाँ, कह रहा है कि हर सारे क्रोमोजोम पे एक नहीं, अलग अलग क्रोमोजोम पे भी वीएनटीआर अलग अलग होंगे। अलग अलग क्रोमोजोम पे वीएनटीआर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था ना, वो रिपीटिशन की बात आई थी, शॉर्ट टैंडम। तो एटीजीसी एटी एटीजीसी एटी एटीजीसी एटी, वो छह का बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो शॉर्ट टैंडम है। ऐसे अब इनकी बात करेंगे तो काफी लंबा है ना ये टैंडम, 10 to 60। तो अब एक ही सीक्वेंस मानो होगा वो 10 बेस पेयर का है, वो बार बार 10 बेस पेयर रिपीट कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे मिनी सैटेलाइट वाले रेंज में आ जाएंगे। और हर क्रोमोजोम पे कह रहा है ये अलग अलग होंगे। अब इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है? अब ये नहीं कि क्राइम साइट से आप कोई भी क्रोमोजोम उठा लें और सामने वाले के किसी भी क्रोमोजोम से मैच करा लें, ऐसा नहीं है। आपको क्रोमोजोम नंबर स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्राइम साइट से जो आपने सैंपल लिया है, अगर आपने उसमें क्रोमोजोम नंबर 6 उठाया है, ठीक है, तो सस्पेक्ट का भी आपको क्या लेना पड़ेगा, क्रोमोजोम नंबर 6 लेना पड़ेगा, ताकि ये मैच करने की कि दोनों डीएनए सेम है कि नहीं है। क्योंकि अलग अलग क्रोमोजोम पे अलग अलग आएंगे, तो हो सकता है किसी के अलग से मिल सकता है। ये नहीं, हम क्रोमोजोम नंबर क्या लेंगे, सेम लेंगे, ताकि ये पता करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि यही वो आदमी है जिसका ये डीएनए वहां मौजूद था। आइए देखें जरा आगे। देखें सब, द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी डिग्री आई पॉलीमॉर्फिज्म। सही है, बात फिर वही आ रही है, बहुत ज्यादा क्या होगा, रिपीटिशन में पॉलीमॉर्फिज्म होगी, इनके नंबर लगातार बदलते रहेंगे, है ना। तो वही तो देखा था हम लोग ना, आरएफएलपी जब किया था, तो वो रिपीटेटिव सीक्वेंस ही तो आए थे वहां पे। फिर कह रहा है एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ वीएनटीआर वेरीज। हाँ, कह रहा है वीएनटीआर का साइज कितना हो सकता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 0.1 से लेकर के बेटा, है ना, 20 किलो बेस तक हो सकता है, ये वीएनटीआर का साइज है। तो वीएनटीआर का साइज कहां से कहां तक रेंज कर सकता है, तो ये साइज हो सकता है कहां, 0.1 से लेकर के 20 किलो बेस तक हो सकता है। आइए, फिर कह रहा है कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विथ वीएनटीआर प्रोब। चलिए ठीक है, वीएनटीआर लगा दिया तो ठीक, अब क्या होगा, द ऑटो रेडियोग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरे करा रहे हैं, गिव्स मेनी बैंड ऑफ डिफरिंग साइज। तो जो हमें बैंड मिल रहे हैं ना, जो चमक हमें दिखाई दे रही है, उनकी साइज अलग अलग है। जो ऑटो रेडियोग्राम मिले ना हमें उस नाइलॉन शीट के ऊपर, उसकी साइज हमें क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। देखिए, अगर छोटी साइज होगी तो वहां रिपीटिशन कम रही होगी, बड़ी साइज रही होगी तो रिपीटिशन वहां ज्यादा रहेगी। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इनको लेंथ वाइज अलग कर रहे हैं बैंड को। आइए और देखें,
फिर कह रहा दीज बैंड गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैंड आ रहे हैं ये हर ऑर्गेनिज्म के, यानी कि हर कोई इंसान है ना, मतलब दो लोग हैं तो दोनों की ये बैंड मिलेंगे नहीं, इंडिविजुअलिटी मिलेगी, है ना। अगर कोई मेल है उसका नाम एक्स है तो एक्स का अलग बैंड दिखाई देगा, है ना। दूसरा कोई क्या है, मान लो जेड है तो उसका अलग दिखाई देगा। तो अगर 10 इंसानों का आपने ये बैंड बनाया है तो बैंड बजाया नहीं है, बैंड बनाया है, हाँ, तो 10 का बैंड क्या मिलेगा हमको, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। कह रहा इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये लो इंडिविजुअल में ये देखने को अलग अलग मिलेंगे। इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन किसको छोड़ दो भैया, तो कह रहा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब बोला ये क्या मसला है, देखें जुड़वा बच्चा पैदा होने का मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों भाई मोनोजाइगोटिक है, समझिए जरा। तो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हुए, सुनिए जरा, तो थोड़ा सा 2 मिनट बस इसके लिए लूंगा। अगर बेटे मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो 2 चीजें समझ में आएंगी आपको, या तो ये दोनों मेल मेल होंगे, हाँ? और या फिर दोनों बेमेल बेमेल, बेमेल नहीं होता भैया, फीमेल होता है ना। तो ये दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो। और डाइजाइगोटिक हुए तो ये दोनों मेल भी हो सकते हैं, ये दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो जो ये तुम्हारे क्या है, मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस हैं, ध्यान रखिएगा, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं इसको आप देखें जरा, ये क्या होंगे, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल हो सकते हैं। एक तो बात आपको दिमाग में ये ध्यान रखनी है। इन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटे, इन्हें हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिकल क्यों कह रहे हैं, जैसे मान ले कि यहां एक बड़ी सी पतीली में चाय बना दी जाए, यहां टी बना के रख दी गई, और फिर तुमसे ये कहा जाए कि इस चाय को एक गिलास में निकाल दो और एक को कटोरे में दे दो। दे दिया साहब आपने, को गिलास में दे दिया, को कटोरे में दे दिया। बोले पी के बताओ कौन सी मीठी लग रही है, तो कहेगा पागल वागल है क्या, जब चाय बनी एक ही है तो बर्तन बदल जाने से चाय की जो है क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो थी वो थी, वो चाहे तुम उसको कप में दो, चाहे लोटा में दो, चाहे पतीले में दो पीने के लिए, एक ही जैसी लगेगी, मीठा तो एक ही होगा, टेस्ट तो वही आएगा। सेम ऐसे ही चीज है, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे, अगर एक ही जाइगोट से, सुनिए जरा, ये कोई सिंगल जाइगोट है, सिंगल जाइगोट है, आगे चल करके जब ये क्लीवेज कर रहा था तो बेटा ये टूट गया 2 पार्ट में, तो जाहिर सी बात है, सोचो ना, इन दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। इस केस में बड़ा दिक्कत है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे कैसे, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है, मामला यहां गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या लिखा, इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट कहां, केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन या आइडेंटिकल, क्योंकि एक दूसरे क्या होंगे, जो ट्विंस है ना भैया, ये एक दूसरे को क्लोन कहलाएंगे, ये क्लोन्स हैं एक दूसरे के। यहां दिक्कत फंसेगी क्योंकि दोनों का डीएनए एक है, तो डीएनए का हमेशा मैच करना ही करना है, हर हाल में मैच करना है, ठीक है। तो पता चला कि एक्स ने क्राइम किया, वाई मार खा रहा है, क्योंकि डीएनए दोनों भाई क्या थे, मोनोजाइगोटिक थे, फंसेंगे तो उल्टा, ठीक है ना। तो यहां थोड़ा गड़बड़ करेगा ये मामला। आइए साहब आगे देखिए जरा, आप देखिए जरा, अब देखो एनसीईआरटी की लाइन जो तुम्हें हमने पहले पढ़ा दी थी, अब देखो एनसीईआरटी करी है, द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज। हाँ अब आ रही है भाई, यूज ऑफ पॉलीमेराइज, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, है ना, किसने दिया था, कैरी म्यूलर साहब ने दिया था ना, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। अब समझ रहा, हम कह रहा सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, ये किस वाले केस में है, जहां पे हमारे पास सैंपल क्या हो, बहुत कम हो। आइए साहब, कह रहा कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज एनफ। हाँ, कह रहा कि सिंगल सेल का डीएनए इतना ज्यादा है हमारे लिए कि हम आराम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा सकते हैं, है ना। अब सिंगल सेल का है तो फिर क्या करेंगे भैया, हम पीसीआर तो यूज करेंगे, है ना। और क्या होगा, इस पीसीआर से ये क्या करेंगे, इसके नंबर को हम क्या करेंगे भैया, इंक्रीज कर लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा ही है पीसीआर में, है ना, कितनी थी वहां कॉपीज, कितनी सारी बना लेते थे, है ना, 30 साइकिल के बाद में, तो याद करें कुछ, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हम क्या इसके नंबर इंक्रीज करा लेंगे। आइए साहब, फिर कह रहा है कि आगे इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस, ठीक है,
कह रहा फोरेंसिक साइंस में तो चलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। फिर आगे देखें, इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज, क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग द, हाँ ये पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज को भी पता करने में मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करेंगे। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है मसला कि भाई ठीक है फॉरेंसिक साइंस में तो इस्तेमाल ही है, लेकिन ये पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज को भी पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पता चलेगा ना कि कहां से सीक्वेंस कहां जा रहा है, ठीक है। करेंटली मेनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज्ड टू, क्या लिखा है, जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो आज बहुत सारे प्रोब बन गए हैं, क्योंकि ये देखें साइंस लगातार क्या है, तरक्की करती जा रही है, और बहुत ऐसी चीजें जो पहले क्या थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, नहीं समझ में आती थी, अब उसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो साइंस क्या है, ये ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उलझनों को क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। आइए सब आगे देखते हैं। अभी देखें डीएनए का सबसे आखिरी पार्ट चल रहा है आपके सामने। तो देखें बेटा, मैं इसको जरा इधर किनारे कर दूं, जरा समझना है यहां से। देखें आप, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, ये है मैटरनल। पैटर्नल मतलब पिताजी वाला, है ना, तो ये पापा वाला है बेटा, और ये कौन सा, ये अम्मा वाला है। अब ये हमारे फादर का क्रोमोसोम है और ये मदर का क्रोमोसोम है, ठीक है। ठीक, आगे देखिए, तो इस पे वीएनटीआर देखें, ये क्रोमोसोम नंबर है, तो देखो इस पे नंबर पड़े हुए हैं, तो इस पे कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। और इस पे देखिए मदर वाले पे 1 2 3 और 4। ये किस क्रोमोसोम की बात हो रही है, कह रहा क्रोमोसोम नंबर 7 पे पापा पे कितने वीएनटीआर हैं, तो 3 मौजूद है। अम्मा पे कितने हैं, तो भैया 4 मौजूद है, ठीक है। वहीं पे ये मान लो कोई भैया जी हैं जिनका नाम है ए, और ये दूसरे हैं जिनका नाम है बी। अब इनका गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहां वीएनटीआर की बेटा गिनती है 11। इस वाले पे देखें जरा, तो जाहिर सी बात है ये लास्ट में 9 जा रहा है, तो यहाँ पे वीएनटीआर कितने हैं, 9। तो ये सेम देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये दोनों क्या है, बिल्कुल 7 नंबर पे क्या है, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि वीएनटीआर के नंबर दोनों में अलग अलग हैं, ठीक है। आइए जरा क्रोमोसोम नंबर 2 दोनों का मैच करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 7 है। तो फादर वाले पे, ये फादर का है बेटा, मैं एफ लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, और ये मदर में एम लिख दे रहा हूं। ऐसे देखो बेटा, यहां फादर वाले पे जा चेक कर ले हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 7। कहोगे अरे सर ये तो मामला बन गया, क्रोमोसोम नंबर 2 पे तो दोनों मैच कर रहे हैं। हाँ भाई दोनों मैच कर रहे हैं, ये खुशी की बात नहीं है। जरा देखो क्रोमोसोम नंबर 7 पे क्या हो रहा है, दोनों अनमैच्ड हैं, अलग अलग है दोनों का। अच्छा आइए साहब इनको जरा देखें, क्रोमोसोम नंबर 16 पे चेक करते, तो कलर चेंज कर ले, बहुत डल कलर है ना। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो इन पे देखें जरा, तो इनमें 1 2 3 4 5 वीएनटीआर है फादर वाले पे, और मदर वाले पे कितने हैं बेटा, सिर्फ 2 वीएनटीआर है। अच्छा यहां ये फादर वाला क्रोमोसोम था और ये वाला मदर वाला क्रोमोसोम था, यानी दोनों की हमने सैंपलिंग की, और हमें क्या मिला, उस नाइट्रोसेलुलोज शीट पे हमें बैंड मिल गए होंगे। उस बैंड पे क्रोमोसोम क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं। तो अभी देखते हैं वीएनटीआर के नंबर लिखे हैं वहां पे। आइए साहब, ये मैचिंग हो गई यहाँ पे ना, इनकी प्रोफाइलिंग में क्या आया, ये सामने ये सामने ये सामने, और ये और ये और ये आया, ठीक है। अब जरा वापस चलते हैं, हमें जो क्राइम साइट पे क्या मिला था हमको, क्राइम साइट पे जो हमें मिला है, जरा उसकी हम जरा जांच पड़ताल करें, क्या चल रहा है मामला वहां पे। आइए देखें जरा, बढ़ते हैं आगे। ये देखें, ये क्राइम साइट वाला है। देखें जरा क्राइम साइट को चेक करें बेटा, देखें क्राइम साइट में कह रहा है कि इसमें कितने हैं, 11 वीएनटीआर हैं, ओह, और इसमें 9 वीएनटीआर हैं,
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 VNTR हैं, यहाँ वाले पे कितने थे? 7 VNTR हैं। फिर बेटा इसको देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे कितने आएंगे? ये 5 हैं, ये कितने हैं? 2 VNTR है। ये फादर का है, मदर का है, फादर का है, मदर का है, और बेटा फिर ये फादर वाला है, ये मदर वाला है। तुम देखो जरा ध्यान से, जो इनका लिया गया था, है ना, ए ऊपर जिसका हमने बनाया था ना सैंपलिंग, और बी जिनकी सैंपलिंग ऊपर हुई थी, इन दोनों को हमने अगल बगल रख दिया। और ये जो हमें क्राइम साइट से मिली ना, ये कहां से? डीएनए फ्रॉम क्राइम साइट से मिली। अब हो सकता है ये भी हो सकते हैं, हो सकता है ये भी हो सकते हैं, तो देखते हैं। तो हमने इसकी क्या की, ये देखो जो बैंडिंग बनाई, एक्सरे फिल्म देखी तो पता चला कि देखो यहाँ पे तुम्हें नंबर दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ किनारे क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या लिखा है? नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट। तो वो जो बार बार शॉर्ट टैंडम रिपीट कर रहे हैं उनके नंबर हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है? एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज, है ना। देखो लेंथ वाइज ये दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ पे देखें डीएनए फ्रॉम, तो तुम देखो यहाँ 11 है, यहाँ पे क्राइम साइट से जो हमें क्रोमोसोम, और ध्यान रखें क्रोमोसोम नंबर 7 यहाँ है जो पहले लिए थे, 2 यहाँ है जो पहले लिए थे, और 16 यहाँ पे 16 नंबर जो यहाँ लिया था। नहीं, क्रोमोसोम नंबर हम नहीं बदल रहे हैं भाई, क्रोमोसोम नंबर हम वही लेके चल रहे हैं जो उनके केस में लिए थे। अब आइए जरा मैचिंग कराएं आपको, देखें जरा, ये क्राइम साइट का है, तो ये 11 VNTR वाला है, इसके सामने देखो ये 11 VNTR वाला आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो वो 9 VNTR दिखा रहा था, तो देखो ये 9 है, और ये क्या है? देखो सामने 9 आया, और ये देखो कहां जा रहा है? ये 10 के आसपास जा रहा है। तो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं कंप्लीटली। ये भी दोनों बेटा क्या कर रहे हैं? ये तो इनकी बात अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ये दोनों भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। आइए जरा दूसरी मैचिंग चेक करें, जो क्रोमोसोम नंबर 2 की थी, 7 तो मैच करा लिए अपन लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर 2 की। तो देखो ये देखो सब के सब 8 के सामने, ये थोड़ा सा उन्होंने ऊपर कर दिया कि हल्का सा नीचे होना चाहिए था। तो ये 8 नंबर ये मैच कर रहा है, 8 नंबर ये मैच कर रहा है, 8 नंबर ये, तो ये तीनों लोग मैच कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखें जरा और चेक करते हैं। फिर दूसरे पे क्या था? यहाँ 7 था, तो देखो ये 8 के नीचे देखो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, हल्का सा, तो ये देखो ये 8 पे था, यहाँ पे 7 था, और ये देखो थोड़ा सा इन्होंने ऊपर कर दिया, थोड़ा सा फिगर में हल्का सा गड़बड़ है मामला, ठीक है। तो ये देखो दोनों मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर पा रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। देखो ये दोनों मैच किए, फिर ये दोनों मैच किए, फिर देखो ये दोनों तीनों ये मैच कर रहे हैं, फिर देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल बैंड सामने, देखो ये ऊपर चला जा रहा है। फिर क्रोमोसोम नंबर 16 को लेके बात हो रही है। अब इनका तुम देखो 11 यहाँ था, और इनका देखो 11 ये कहाँ गया? क्रोमोसोम नंबर 7 का VNTR देखो यहाँ नीचे गया, कहाँ मैच कर रहा है? दोनों ये तो बिल्कुल नीचे पहुंच गया, ऊपर होना चाहिए था। तो ये तो मैच कर रहा है, मतलब ये पहले से तय हो रहा है कि ये और ये एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है। आइए देखें हम, फिर देखें आप जरा क्रोमोसोम नंबर 16 ले भाई। तो यार क्रोमोसोम नंबर 16 में देखो वहां 5 था, तो देखो 5 के सामने ये आया 5, यहां पे भी आया क्या? 5, और यहां पे भी दिख रहा है हमको कितना? 5, और उस पे था 2 VNTR। तो देखो यहां ये 2 VNTR, यहां पे 2 VNTR, लेकिन यहां पे देखो कितना इनके VNTR है? 10 VNTR, तो यानी ये भी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर हम 3 क्रोमोसोम लेके चले हैं, तो 3 क्रोमोसोम में से ये और ये तीनों क्रोमोसोम मैच कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक जगह पे मैच कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे, और इनकी मैचिंग तीनों जगह पे हो रही है। इसका मतलब ये 100% क्या हो रहे हैं? मैचिंग दिखा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये जो है ना, क्राइम साइट पे कौन था उस दिन? तो क्राइम साइट पे अगर हम बात करें, जरा मैं कलर चेंज कर लूं बच्चा, तो उस दिन क्राइम साइट पे, है ना, पूछ सकता है आपसे कि ए मौजूद था या बी। तो देखें मैचिंग जब हम करा के देखते हैं, तो बी तो क्या था? ये बिल्कुल क्लियर क्या है? सस्पेक्ट है, यही भैया थे। अब सस्पेक्ट क्या है बोलोगे? मौजूद तो यही है ना। तो यानी क्राइम यही है, क्राइम करने वाले क्रिमिनल भैया हैं, आदरणीय श्री क्रिमिनल जी, है ना। ये नहीं थे। अब ये हो सकता है कि वहां साथ दे रहे हो, अलग का मसला है, वो अलग कोर्ट तय करेगी सबूतों के, है ना, प्रभाव में या अभाव में। लेकिन अभी देखें जरा, क्रिमिनल कौन है? बी, क्योंकि ये क्राइम साइट पे मौजूद था, ठीक है।
तो ये बेटा पूरा पूरा आपका क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। और एक पेज और बचा है, उसको मैं डिस्कस कर दूं, 2 मिनट और लगेंगे। आइए सर, मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा आपका। देखें, ये फिगर दिया है यहाँ पे, क्या लिखा है, शेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए fingerprinting, few representative chromosome has been shown to contain different copy number of ENTR for the sake of understanding different color schemes। अलग अलग कलर लिए ताकि तुम्हें मैचिंग दिखाई दे कि कौन मैच हो रहा है, कौन मैच नहीं हो रहा है ना। तो लिखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट कलर स्कीम हैज बीन यूज्ड टू ट्रेस द origin of each band in the gel। लिखा है द टू एलील, यानी कि पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों, एक फादर वाली और एक मदर वाली लेते हैं, ऑफ अ क्रोमोसोम आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ ईएनटीआर। वो देख रहा था कहीं पे 8 था, कहीं 7 था, कहीं 4, कहीं 3, ये अलग अलग। इट इज क्लियर दैट द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन मैचेस विद इंडिविजुअल्स बी आर नॉट विथ ए। तो क्राइम साइट पे कौन किससे मैच कर रहा है, बोले भैया बी की मैचिंग है, मैचिंग बी की हो रही है, ए की नहीं हो रही। इसका मतलब क्रिमिनल कौन है, बी है, ठीक है ना। चलिए एक पेज और बचा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देखें। खैर, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको आखिरी में दे दिया ताकि एक साथ अगर समराइज करें तो थोड़ा सा आसानी होगा आपको याद करते वक्त। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, लो फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल पहचानने में। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंटेज, यानी कि पैटर्निटी टेस्टिंग, ये बहुत पहले हम बात कर चुके हैं कि असली मदर फादर कौन है, ये पहचानने में, क्योंकि वी एनटीआर से मैच कर सकते हैं। तीसरा बेटा, ट्रेसिंग एवोल्यूशन, हाँ ह्यूमन हिस्ट्री पता करने में कि कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है, कौन हमारा रियल एंसेस्टर था या हमारा कौन क्लोज एंसेस्टर था, वो भी हम पता कर सकते हैं। इसी क्या कहते हैं, जो रिपीटेटिव डीएनए है, जो एक्यूमुलेट लगातार हो रहा है, कोडिंग या नॉन कोडिंग, तो नॉन कोडिंग वाला, उससे हम ट्रेसिंग एवोल्यूशन भी कर सकते हैं। और बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि कैसे जेनेटिक लेवल पे हम एक दूसरे से विभिन्न हैं, अलग है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्योंकि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ना होती जीन के लेवल पे, तो क्या हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते थे क्या, वो तो जीन लेवल पे वेरिएशन था, तभी तो आपने किया पॉलीमॉर्फिज्म करा करा के, ठीक है। तो यहां से ये पूरा पूरा टॉपिक बेटा खत्म होता है। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टॉपिक लिया गया था, ये आपको खत्म कर दें, यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा जहां तक, अगर नहीं होगा तो मैसेज आप कर देंगे, तो उस पर डिस्कशन दोबारा हो जाएगा जो टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।